देखिए, बहुत बार हम क्लाइंट को अलग अलग रेमेडीज बताते हैं। क्लाइंट भी हमें पूछता है कि इसका कुछ उपाय बताओ, उसकी कुछ रेमेडीज बताओ, लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग ऐसी कोई कुछ रेमेडी काम में आती नहीं है और कोई कुछ रेमेडी से कुछ होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र इतने सालों से चल रहा है, आज तक सब रेमेडीज कर करके सुखी हो गए होते, आपको कोई दुखी आत्मा मिलता ही नहीं। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये जो शास्त्र है ये हमारी पास्ट लाइफ से भी कनेक्टेड है। एंड हमने पास्ट लाइफ में जो कुछ भी कर्म किए हैं, अब पास्ट लाइफ मतलब इसके पहले की ऐसा नहीं, इसके पहले का पहला 1000 साल पहले, 10,000 साल पहले, 1,00,000 साल पहले हम जिस जन्म में जिस भाव के अंदर थे और वहां पर अगर कोई गलत कर्म किया है वो इस जन्म के अंदर आ गया तो उसको भुगतने के सिवा और कोई चारा है नहीं। वो रेमेडीज से कुछ होता नहीं है। हाँ, इतना जरूर कर सकते हैं कि रेमेडीज करने से एक तो जो रेमेडीज हम बताते हैं वो रेमेडीज करने से उसके अशुभ कर्म नहीं होंगे नए, लेकिन एटलीस्ट वो शुभ कर्म के अंदर जाएगा, थोड़ा उसको मेंटली रिलीफ मिलेगा, थोड़ा उसको किसी का ब्लेसिंग्स मिलेगा, तो उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम हर्डल रुक सकता है, कम हो सकता है। बाकी ऐसे रेमेडीज से कुछ होता नहीं है। कुछ लोग राहु के उपाय बताते हैं, मान लो तो राहु के उपाय, कोई व्यक्ति जेल में है, करो राहु का उपाय, बाहर निकाल दो उसको, चलो। होता है ऐसा कभी? वो उपाय फुपाय रेमेडीज कुछ होती नहीं है। मैं तो बिल्कुल उसमें मानता नहीं हूँ। और उसमें भी वो कोई पंडित जी करे, कोई पंडित जी खर्चा करे और उसका बेनिफिट हमको मिल जाए, वो गंगा नदी के किनारे पूजा पाठ करे, नासिक में जाके पूजा पाठ करे और बेनिफिट हमको मिल जाए, वो तो भूल ही जाओ। मैं एक चीज में डेफिनेटली मानता हूँ, रेगुलर स्पिरिचुअल एक्टिविटी अगर हम करते हैं तो उसका बहुत बढ़िया बेनिफिट हमें मिलता है। इससे हमारे दुख कम हो जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है, बट उससे जो हमारी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है, जो हमारी स्पिरिचुअल लेवल बढ़ता है, वो बहुत अच्छे लेवल पे जाता है। और जब हम कोई चीज समझ लेते हैं फिर उस चीज से हमें तकलीफ या प्रॉब्लम नहीं होता है, या फिर हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं फिर हमें तकलीफ या प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर हमने कोई प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं किया या कोई सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं किया तो हमारे पास दो ही रास्ते हैं। पहले जी जान लगा के मेहनत करो वो सिचुएशन को पलटी करने के लिए, चेंज करने के लिए, अपनी फेवर में लाने के लिए। फिर भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर ऐसे होते हैं जो हमारे हाथ में, हमारे कंट्रोल में नहीं होते। वो टाइम पे एक्सेप्टेंस इज द बेस्ट रेमेडी। उसको एक्सेप्ट करो, शांति से मन को थोड़ा ठंडा करो, हल्का करो, और जो सिचुएशन है उसमें से आगे बढ़ो। नो डाउट गोल रखो कि जब समय मिले, जब सही मौका मिले, मैं इसमें से बाहर आना है मुझे। बट ऐसा नहीं कि फिर उसी को सर पे लेकर बैठ जाओ, उसी को पकड़ के बैठ जाओ और उसी की बदौलत आपके बाकी के सारे काम खराब हो जाए, आपके बाकी के सारे रिलेशन खराब हो जाए। वो चीज मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। ये पहली बात। स्पिरिचुअल एक्टिविटी, मैं जैसे बात करूं, मेरी तो, मैं जैन हूं तो मैं डेली एक सामयिक करने में बिलीव करता हूं और करता हूं। बिलीव करता हूं मतलब मैं एक करता हूं। उसके अंदर गौतम स्वामी जी की नौकर वाली, सरस्वती माता, लक्ष्मी देवी, पद्मावती देवी, पार्श्वनाथ भगवान, ये सारी नौकर वाली मैं करता हूँ। गौतम स्वामी भगवान का रास करता हूँ। ये सारी चीजें हमें स्पिरिचुअली बहुत पावरफुल करने में, बहुत हेल्पफुल होती है। अभी जैसे कोई वैष्णव है तो गणपति जी का पूजा पाठ कर सकते हैं, गणपति अथर्व शीर्ष कर सकते हैं। फिर सरस्वती देवी की उपासना तो हर कोई कर सकता है, क्योंकि हमारा जो ये प्रोफेशन है वो वाणी का प्रोफेशन है, दूसरों को गाइड करने का प्रोफेशन है। तो हमारी वाणी जितनी मजबूत होगी, हमारी वाणी में जितना प्रभाव होगा, उतना ही हम सामने वाले को कन्विंस भी कर पाएंगे, हमारी बातों का उसके ऊपर असर भी होगा और हमारा प्रेडिक्शन भी उतना पावरफुल होगा। तो डेली 1 घंटा अपने आप के लिए स्पिरिचुअल एक्टिविटी में निकालो। ये चीज ध्यान में रखो। मैं घर में फीमेल हूं ना, मुझे घर का देखना है, ये वो सबको देखना होता है, उसमें कोई दूसरी बात नहीं है। टाइम मैनेज करोगे तो टाइम मिलेगा। आज हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, क्लाइंट बहुत बार बोलते हैं कि कुछ रेमेडी बता दो, कुछ उपाय बता दो, तो हम ऐसा क्या उपाय उसको बताएं और किस तरीके से बताएं केपी एस्ट्रोलॉजी में, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे बढ़िया उपाय अगर कोई चीज का है तो वो है डोनेशन। मतलब किसी भी चीज को दान करना, डोनेट करना, वो एक सबसे बढ़िया उपाय है। जितने भी उपाय है जो शास्त्र में लिखे हुए हैं, जो ऑथेंटिक है, लॉजिकल है, जिसमें कोई किसी का फालतू खर्चा नहीं है, और दूसरा कि किसी के ऊपर रहना नहीं है डिपेंड, हम हमारे हाथों से कर सकते हैं, ऐसी कोई एक रेमेडी है तो वो है डोनेशन। अ पर्सन शुड डोनेट द थिंग्स रिलेटेड टू द प्लैनेट which is connected to the 8th house or 12th house in the horoscope. 8th house and 12th house मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं,
और कभी कभी कॉम्बिनेशन बैठ गया तो 6, 8, 12, ये 3 घर बहुत परेशान करने वाले घर हैं। तो दैट प्लैनेट कैन बी कनेक्टेड आइदर एट नक्षत्र लेवल और एट द प्लैनेट लेवल इटसेल्फ। करना क्या है, 8th हाउस या 12th हाउस से जो भी प्लैनेट कनेक्टेड है उस प्लैनेट के रिलेटेड डोनेशन कर सकते हैं। अब वो प्लैनेट या तो खुद 8th हाउस प्लैनेट के लेवल पे आता होगा या तो नक्षत्र लेवल के ऊपर आता होगा, दो में से कहीं पर भी आता होगा। और जो हमारा रूल है, अगर प्लैनेट लेवल पे आ रहा है और वहां पर 8 हाउस है, जैसे ये एग्जांपल के अंदर देखो मून है, मून की स्क्रिप्ट में है 10, 2 and 10, नक्षत्र लेवल पे है 8 और 5। और अगर मून की दशा चल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जो भी प्लैनेट 8 हाउस लेकर बैठे हैं सबकी रेमेडीज करने की जरूरत नहीं है। जिसकी दशा चल रही है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसकी रेमेडीज करोगे। अब आई बात समझ में? हम लोग क्या करते हैं, अभी समझो हमारे बॉडी में भी पेन है, हाथ में थोड़ा सा है, पैर में बहुत ज्यादा है, तो पहले उपाय किसका करेंगे? पैर का करेंगे, दवाई पहले पैर की करेंगे, हाथ का खींचेंगे। उसी तरीके से जो प्लैनेट ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है पहले उसकी रेमेडीज करेंगे। तो यहाँ पर अगर मून की दशा चल रही है, देन वी हैव टू डोनेट द थिंग्स रिलेटेड टू जुपिटर, बिकॉज जुपिटर इज गिविंग 8th हाउस एट नक्षत्र लेवल। तो हम क्या रेमेडीज करेंगे? जुपिटर से जुड़ी हुई रेमेडीज करेंगे। वहीं पर अगर जुपिटर 8 और 5 दे रहा है, मून 2 और 10 दे रहा है, तो हम किसकी करेंगे? जुपिटर की करेंगे। भले जुपिटर प्लैनेट लेवल पे है लेकिन कनेक्टेड किससे है? 8 हाउस से, तो हम जुपिटर की रेमेडीज करेंगे। वी हैव टू डोनेट थिंग्स रिलेटेड टू ओनली द प्लैनेट एंड नक्षत्र एंड नॉट सबलॉर्ड। But if planet is activating an independent house from its sublord level, then we have to donate the things related to sublord. Saturn, Mercury. Mercury untenanted है और Mercury untenanted है, उसमें आ रहा है 8, 12 and 10। यहाँ पर Jupiter tenanted है, वहां पर आ रहा है 8, 9 and 6। Saturn में आ रहा है 2, 10, 7। तो सबसे पहले रेमेडी किसकी करेंगे? मरकरी की करेंगे। क्यों? क्योंकि मर्क्यूरी क्या है? एक तो अनटेनेंटेड है और इंडिपेंडेंट, यानी कि 8th हाउस उसका खाली है। तो सबलॉर्ड फाइनल लेवल पे आता है, सबलॉर्ड रिजल्ट की क्वालिटी दिखाता है, लेकिन ये मैंने आपको बताया हुआ है जहां पर भी सबलॉर्ड अनटेनेंटेड है तो वो उसके रिजल्ट भी देगा। तो मरकरी की स्क्रिप्ट, मरकरी जुपिटर जब एक्टिवेट होगा तो रिजल्ट किसके आएंगे? मर्क्यूरी के आएंगे। और उसका 8th हाउस खाली होगा तो 8th हाउस की पावर सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे पहले रेमेडीज किसकी करनी है? मर्क्यूरी की। नॉर्मल तो यहां पर भी 8th हाउस है जुपिटर में, लेकिन पहले इसकी करेंगे, सेकंड नंबर पे इसकी करेंगे। क्योंकि जब प्लैनेट की स्क्रिप्ट के अंदर अगर जुपिटर टेनेंटेड है, जो कि प्लैनेट के लेवल पे है, तो 8th हाउस की पावर को हम कम मानेंगे। ये क्या बन जाएगा? सोर्स बन जाएगा। ये रिजल्ट नक्षत्र रिजल्ट है और ये क्वालिटी सबलॉर्ड। लेकिन अनटेनेंटेड है तो 8th हाउस के रिजल्ट भी मिलेंगे। तो पहले रेमेडीज किसकी करेंगे? 8th हाउस की करेंगे। उसी तरीके से यहां पर भी जो एग्जांपल दिया है, जुपिटर में 8 और 5 है एंड मून के अंदर 2 और 10 है। तो जुपिटर अगर टेनेंटेड है और 8th हाउस दे रहा है, यहां पर नक्षत्र है, तो फिर सबलॉर्ड को भी आपको चेक करना पड़ेगा। मेनली पूरी प्लैनेट की स्क्रिप्ट चेक करनी है। इन शॉर्ट, जो भी प्लैनेट 8th हाउस से कनेक्टेड है उसकी रेमेडीज करनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वी शुड चूज द प्लैनेट एज पर महादशा, अंतरदशा एंड प्रत्यंतर दशा जो अभी फिलहाल चल रही है, एंड सिलेक्ट दोज प्लैनेट व्हिच आर कनेक्टेड टू 8 and 12th हाउस इन द करंट दशा, स्पेशली विद द 8th हाउस। 8th हाउस मेन प्रॉब्लम वाला है, बट उसको अगर सपोर्ट मिल गया 8, 12, 6, 8, तो वो सारे प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले। तो पहले 8th हाउस को पकड़ना है। इफ द बर्थ चार्ट ऑफ दैट पर्सन इज नॉट अवेलेबल टू द पर्सन, we can guide him in some way, in the same way as above from the प्रश्न कुंडली। अगर कोई दुखी आत्मा आ रही है, अगर वो आपसे पूछ रहा है कि मैं क्या रेमेडी करूं, कैसे करूं, तो आप उनको कह सकते हो कि भाई प्रश्न कुंडली कर लो। प्रश्न कुंडली की, उसके अंदर जो भी प्लैनेट 8th हाउस से कनेक्टेड है और उसकी अगर दशा चल रही है, तो फिर आपको उसकी रेमेडीज करने के लिए उसको कहना होगा। अब यहाँ पर मैं एक और चार्ट ओपन करता हूँ। चलो अभी इसमें देखते हैं दशा कौन सी चल रही है।
मर्क्यूरी की दशा चल रही है। चलो अभी ये व्यक्ति को रेमेडी सजेस्ट करनी है तो कहाँ से करोगे? पहले चेक करोगे भाई मर्क्यूरी के अंदर है कोई 8 हाउस। ये आप समझो पहले मर्क्यूरी बराबर, लेकिन 8 हाउस 12th हाउस कुछ तो आना चाहिए। 12th हाउस आ रहा है, 8 हाउस नहीं आ रहा है, बराबर है। तो मर्क्यूरी छोड़ देंगे अभी फिलहाल के लिए। देखते हैं राहु में कहीं पर 8 हाउस आ रहा है। राहु में 8 हाउस आ रहा है, लेकिन 8 हाउस दे कौन रहा है? चंद्र मून दे रहा है ना। तो रेमेडीज किसकी करेंगे? मून की करेंगे। जो प्लैनेट 8 हाउस से कनेक्टेड है उसकी रेमेडीज करेंगे। भले राहु की स्क्रिप्ट में आ रहा है लेकिन डायरेक्ट राहु तो कनेक्टेड नहीं है। राहु के लाइन में मून है, इसका मतलब या तो मून राहु के साथ कंजंक्ट है या उसका एस्पेक्ट है, इसकी वजह से 8 हाउस एक्टिवेट हो रहा है। तो उसको रेमेडीज करने के लिए किसकी करेंगे? मून की करेंगे। और एकदम शॉर्ट टर्म कोई प्रॉब्लम लेकर आता है तो क्या देखेंगे? प्रत्यंतर दशा। प्रत्यंतर दशा चल रहा है जुपिटर की। जुपिटर के अंदर 8 हाउस एक्टिव हो रहा है, 8 हाउस एक्टिव हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको उसको 24 अक्टूबर 2031 तक रेमेडी सजेस्ट करनी है, अभी से लेकर 2024 से लेकर 2031 तक अगर कोई रेमेडी सजेस्ट करनी है तो महादशा देखोगे, बराबर। अगर उसको 2.5 साल के लिए या 2 साल के लिए रेमेडी सजेस्ट करनी है, मतलब कि हाँ अभी से लेकर राहु की अंतर्दशा चलने वाली है 8/11/2025 2026, तो ये 2-2.5 साल का समय हो गया। तो अंतर्दशा के हिसाब से और प्रत्यंतर दशा के हिसाब से 8/9/2024 वहां से लेकर 9 जनवरी 25, ये प्रत्यंतर दशा के हिसाब से। रेमेडी सजेस्ट करने का भी टाइम उसको खास बताना पड़ेगा। अगर आप अंतर्दशा के हिसाब से रेमेडीज दे रहे हो, मान लो जुपिटर की अंतर्दशा चल रही है, जुपिटर में नेगेटिव हाउसेस आ रहे हैं, आपने जुपिटर की रेमेडी सजेस्ट कर दी, बात बराबर है, लेकिन गुरु के बाद शनि आएगा तो उसको खास बताना पड़ेगा अभी से लेकर 8/11/2026 तक ये रेमेडी करनी है। अगर महादशा में ही प्रॉब्लम है, महादशा ही 8 हाउस दिखा रही है, तो महादशा के हिसाब से फिर उसको 7 साल 8 साल जितने साल बाकी है उतने साल के लिए रेमेडी सजेस्ट करनी होगी। पहले उसका प्रॉब्लम सुनना होगा कि पिछले 6 महीने से मुझे ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्या समझ में आ जाएगा? अंतर्दशा से कनेक्टेड है। पिछले 3-4 साल से बहुत परेशान हूं, तो महादशा से कनेक्टेड है। लास्ट 1-2 महीने से है तो प्रत्यंतर दशा से है। दशाओं को देखोगे और प्लैनेट को देखोगे, जो 8 हाउस से 12th हाउस से कनेक्टेड है उसकी रेमेडीज करवाओगे। अब डोनेशन यानी कि फंडा क्या है डोनेशन का? डोनेशन करने से होता क्या है? डोनेशन करने से कोई प्लैनेट अच्छा या बुरा नहीं होता। ये लोग बोलते हैं ना, राहु को सुधार लो, गुरु को बिगाड़ लो, गुरु को सुधार लो, शुक्र को सुधार लो, इसको ताकतवर बना दो, इसको कमजोर बना दो। आप सुनते हो यूट्यूब के ऊपर जात की रील्स के अंदर दुनिया भर की बकवास आप सुनते हो। ये सनातन सत्य है, कोई प्लैनेट कमजोर या बलवान कुछ होता नहीं है इससे। Aura of energy of all 9 planets is present in our body. Some energy is in balanced form and some energy is in imbalanced form. अच्छे ग्रह का दान करने से वो ग्रह बिगड़ता नहीं है। बहुत लोगों को ये भी होता है कि जुपिटर है मेरा 11th हाउस से कनेक्टेड है और आप जुपिटर का दान करवा रहे हो तो ये तो मेरा खराब हो जाएगा, तो 11th हाउस के बेनिफिट मिलने कम हो जाएंगे। तो ये सब भी कुछ होता नहीं है। अच्छे ग्रह का दान करने से वो ग्रह बिगड़ता नहीं है। हम जिस भी प्लैनेट का दान करते हैं वो प्लैनेट की एनर्जी को हम अपने बॉडी में थोड़ी सी प्योरीफाई करते हैं। 8th हाउस के प्लैनेट का दान करने से हमारा 8th हाउस खत्म नहीं होता है। 8th हाउस का दान करने से 8th हाउस हमें 8th हाउस के रिलेटेड पॉजिटिव चीजों में लगा देता है। जब हम 8th हाउस की कोई एक्टिविटी चालू करते हैं तो वो क्या करता है, हमारा थोड़ा सा ध्यान ये नेगेटिव चीजों से हटा के पॉजिटिव चीजों में कन्वर्ट कर देता है। बाकी अगर 8th हाउस एक्टिव है और अगर वो टाइम पे संजोग है, महादशा अंतर्दशा सब सपोर्ट कर रही है, तो वो सर्जरी होनी है तो होनी है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। चाहे कितना दान कर लो, चाहे कुछ कर लो, तो कोई उसको कुछ रोक नहीं सकता है उसको।
8 हाउस की नेगेटिविटी कम होती है, थोड़ा सा हमारा माइंड डाइवर्ट होता है, थोड़ा सा कोई ऐसा कोई कर्म होता है। देखो कर्म की थियरी भी बहुत डिटेल में है। कुछ कुछ ऐसे कर्म है जो छोटे मोटे एफर्ट्स करने से हमारे वो कर्म खत्म हो जाते हैं, तो उसको भुगतना नहीं पड़ता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसको निकाचित कर्म कहते हैं, चाहे लाख कोशिश कर लो चाहे कुछ कर लो, आप उसको कुछ नहीं कर सकते, आपको वो झेलना है, झेलना है और झेलना है, उसमें कुछ काम नहीं आएगा आपका। तो थोड़ी सी उसकी इफेक्ट अगर ऐसे कोई कर्म हो गए तो कम हो जाएगी, बाकी कंप्लीट जाने वाला नहीं है। दान करने से शुभ ग्रह की शुभता बढ़ती है और अशुभ ग्रह की अशुभता कम होती है, बस उतना ही फर्क पड़ता है। अब दान कौन सी चीज का करवाओगे, जैसे अभी यहाँ पर हमने देखा कि राहु में 12th हाउस आ रहा है, शनि में 8 हाउस आ रहा है, तो कौन सी चीज का दान करने के लिए कहोगे? जो भी ग्रह 8 हाउस से या 12th हाउस से कनेक्टेड है उसका दान करने के लिए कहोगे। अगर सूर्य कनेक्टेड है तो वीट, गेहूं का या गेहूं से बनी हुई चीजों का दान कर सकते हैं। डायरेक्ट गेहूं का दान करें वो सबसे ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि वो डायरेक्ट कनेक्टेड है, ओरिजिनल मेन फॉर्म के अंदर है। फिर गेहूं की रोटी भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। मून है तो राइस और मिल्क, मार्स से मंगल है तो लाल मसूर दाल, मरकरी में होल ग्रीन यानी कि जो मूंग आते हैं मग, जुपिटर के अंदर येलो चना दाल या फिर बनाना, वीनस के अंदर कर्ड, सैटर्न के अंदर आलमंड या मस्टर्ड ऑयल, राहु के अंदर बार्ली, कॉफी, टोबैको, केतु के अंदर बनाना। डोनेशन शुड बी डन बिटवीन सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच में डोनेशन कर सकते हैं, लेकिन आइडियल टाइम क्या है, जितना अर्ली मॉर्निंग करोगे उतना बेस्ट होता है। इन सर्टेन अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस क्लोज ब्लड रिलेटिव कैन डोनेट ऑन योर बिहाफ। क्लियर लिखा हुआ है, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, आपको किसी को डोनेशन करवाना है, वो व्यक्ति बेड रिडन है, बाहर नहीं जा सकती है, फिर भी उसको कुछ राहत दिलाने के लिए अगर आप डोनेशन सजेस्ट करते हो, मान लो कि कोई फीमेल लेटी हुई है, बेड रिडन है, तो फिर उसका लड़का उसके बिहाफ पे कर सकता है। 1 किलो गेहूं देना है तो मम्मी को उसका स्पर्श करवा के फिर बाहर जाके वो दे सकता है। बट ये कौन से केस में यूज करना है, जब अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस है तब। बहुत बार मैं किसी को रेमेडी सजेस्ट करता हूँ तो वाइफ आती है तो पूछती है हस्बैंड के बदले मैं करूँ तो चलेगा? तो मैं बोलता हूँ कि मैडम हस्बैंड के बदले आपको स्वर्ग में जाना हो तो क्या करना पड़ेगा? जिसको स्वर्ग में जाना है उसको ही मेहनत करनी पड़ेगी, एक के बदले दूसरा तो नहीं जा सकता है, वो चीज फिक्स है। बट ऐसे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस जहां पर वो व्यक्ति का घर से बाहर निकलना पॉसिबल ही नहीं है, तो उसको थोड़ी सी कुछ राहत देने के लिए हम ये चीज सजेस्ट कर सकते हैं। एक ये रेमेडी बहुत बढ़िया रेमेडी है जो कि लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, जिसको कहते हैं हाउस यूटिलाइजेशन टेक्निक। अब इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट डू इन डेप्थ स्टडी ऑफ ऑल प्रेजेंट दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सबकी डिटेल में स्टडी करो सबसे पहले। कोई भी अगर क्लाइंट आपके पास आता है, HUT यानी कि हाउस यूटिलाइजेशन टेक्निक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव रेमेडी इन एस्ट्रोलॉजी। जब आपका कोई ग्रह आपको कोई खराब रिजल्ट दे रहा है तो आप इंटेंशनली वो ग्रह की खराबी को एक्सेप्ट कर दो। अगर कोई प्लैनेट आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो आप उस नेगेटिविटी को इंटेंशनली एक्सेप्ट कर लो, प्लैनेट की खराबी को अपने आप ही एक्सेप्ट कर लो। अगर आप किसी महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में यदि अपने हाउसेस के अकॉर्डिंगली कार्य करते हैं तो आप अपने स्टार्स की लैंग्वेज को फॉलो करके अपनी लाइफ को काफी हद तक बैलेंस कर सकते हैं। दशा कौन सी चल रही है? मंगल की स्क्रिप्ट में कहां पर 8 हाउस है? मंगल की स्क्रिप्ट में 8 हाउस है, बराबर, लेकिन वो 8 हाउस कनेक्टेड है सैटर्न से, बराबर। अब जो पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया, यहाँ पर जो ये पॉइंट मैंने पढ़ा, अगर आप किसी महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में यदि अपने हाउसेस के अकॉर्डिंगली कार्य करते हैं तो आप अपने स्टार्स की लैंग्वेज को फॉलो करके अपनी लाइफ को काफी हद तक बैलेंस स्टेट में ला सकते हैं। ये मंगल की स्क्रिप्ट है। मंगल की स्क्रिप्ट के अंदर आ रहा है सेकंड हाउस, वीनस कंजंक्शन में है, वो भी सेकंड हाउस दे रहा है, मरकरी दे रहा है 312, जुपिटर 510
एंड सबलॉर्ड पे है सैटर्न 4 7 8 9। ये स्क्रिप्ट में देखो तो मंगल तो टेनेंटेड है, मरकरी जुपिटर सबलॉर्ड लेवल पे है, अनटेनेंटेड है। मंगल, मरकरी, जुपिटर एंड जुपिटर का स्टार लॉर्ड सैटर्न। अब देखो यहाँ पर वो जो मैंने आपको बताया वो क्या बोल रहा है कि ये मंगल की महादशा इनकी चालू हुई है 2023 1 2 अप्रैल 2023 से लेकर 1/4/2030 तक। तो ये 7 सालों के लिए मंगल की दशा चालू हुई है, मंगल की महादशा। ये 7 सालों के दरमियान अगर ये व्यक्ति ये सभी हाउसेस से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो उनके जीवन में कंपैरेटिवली प्रॉब्लम काफी कम हो जाएंगे, क्योंकि ये व्यक्ति ने क्या किया, उनके जो ग्रह दशा चल रही है उस ग्रह दशा में जो भी नंबर्स आ रहे हैं उसी के शरण में चले गए। आप दाऊद के शरण में चले गए, कोई आपके एरिया में लोकल कोई है बदमाश, लेकिन आपने उससे पंगा लेने का अवॉइड कर दिया। हाँ भाई तू बोले वो सही, तुझे इधर गाड़ी पार्क करनी है कर ले, भरे मेरे घर के सामने। आप उसके शरण में चले गए, कोई मगजमारी नहीं की, तो क्या वो आपको परेशान करेगा, तंग करेगा? देखो वो व्यक्ति का नेचर है तंग करने का, परेशान करने का, तो वो करेगा तो सही। लेकिन अगर वो दूसरों को 90% तंग कर रहा होगा तो आपको 50% ही करेगा, क्योंकि उसका नेचर तो जाएगा नहीं। समझ लेना एक चीज, वो कोई रेमेडी करो कुछ करो, वो नेचर उसका जाने वाला नहीं है। लेकिन दूसरों को जितना परेशान कर रहा होगा उससे कम आपको परेशान करेगा, क्योंकि आप उसके शरण में चले गए। भाई मुझे तुझसे कोई पंगा ही नहीं लेना है, तुझे जो करना है कर, मैं सामने पढ़ू तो मगजमारी करूं, करना ही नहीं है तो मुझे, हमें पता है कि हमारी वो कैपेसिटी नहीं है कि हम उसके साथ वो लेवल का पंगा ले सके, उसको फाइट कर सके। तो शरण में जाना सबसे बेस्ट है। तो हम उसकी शरण में चले गए तो कोई फिर दिक्कत नहीं है। एज कंपेयर टू दूसरों को वो जितना परेशान करेगा उससे हमें कम परेशान करेगा। तो ये 7 सालों दरमियान अगर आप ये सारे फील्ड से जुड़े हुए काम करते हो या ये सारे फील्ड से जुड़ी हुई एक्टिविटीज करते हो, जैसे 12th हाउस है, 12th हाउस की एक्टिविटीज योगा है, मेडिटेशन है, तो आप ये चीजों की एक्टिविटीज आप जीवन में बढ़ाते हो तो कंपैरेटिवली 12th हाउस के नेगेटिव रिजल्ट आपके कम हो जाएंगे। अगर 8 हाउस है तो 8 हाउस से, अभी देखो इस 8 हाउस तो बहुत सारी जगह पे काम आता है, तो 8 हाउस बिजनेस के एंगल से देखो तो क्या 10 और 8, तो आपका कर्म 8 हाउस से जुड़ा हुआ होना चाहिए ये महादशा में, तो आपको प्रॉब्लम कम आएगा। अब उसी तरीके से 8 हाउस की दूसरी चीज है क्या है, रिजल्ट है, सॉरी रिसर्च है, डिप्रेशन है, फिर अपना ओवर रिजल्ट, अपना रिसर्च है, डिप्रेशन है, इंश्योरेंस है। तो 8 हाउस की एक्टिविटी में जितना जुड़े रहोगे उतना आपके लिए फायदा है। इसका मतलब ये नहीं कि 8 हाउस की वजह से आपको भी 8 हाउस में जुड़ गए तो बस आपको ये 7 साल में कोई तकलीफ प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, वो आएगा लेकिन काफी हद तक कम हो जाएगा, आके निकल जाएगा। अब जैसे ही यहां पर से 8 हाउस की एक्टिविटी के ऊपर से फोकस हटा लिया आपने तो आपको प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट करना चालू कर देगा। तो ग्रहों के जो भी नंबर्स आते हैं उसके अकॉर्डिंगली रहो। अभी आपने 12th हाउस कैसे एक्टिवेट किया हुआ है आपके जीवन में, आप अपने जन्म स्थल से दूर हो तो ऑटोमेटिकली एक तो बहुत बड़ा एक्टिव हो गया, क्योंकि योगा मेडिटेशन तो व्यक्ति दिन में 1 घंटा 2 घंटा करता है, 24 घंटा थोड़ी करता है। लेकिन जन्म स्थल से दूर आ गए तो परमानेंट आ गए, तो काफी हद तक आपने 12th हाउस को बैलेंस किया, कंप्लीट नहीं किया है, बैलेंस तो किया है। इस तरीके से हम देख सकते हैं ये चीजों को। तो जो भी ग्रह के नंबर आते हैं उसके रिलेटेड आपको मेहनत करनी है। ये जुपिटर की महादशा चल रही है, 2026 तक चलने वाली है, काफी सारा समय तो निकाल दिया है जुपिटर का, बट फिर भी अगर एक बार उसको देखना है तो हम देख सकते हैं कि भाई जुपिटर की महादशा में परेशान करने वाला कोई घर है? महादशा में तो परेशान करने वाला कोई घर नहीं है। दिक्कत क्रिएट करने वाला एक थोड़ा सा घर है, वो 6th हाउस है जुपिटर में। 6th हाउस डिजीज से कनेक्टेड है, सिक्स्थ हाउस डिजीज से कनेक्टेड है, हेल्थ इश्यूज से कनेक्टेड है।
तो अगर ये व्यक्ति को हमें रेमेडी सजेस्ट करनी है जुपिटर की महादशा के हिसाब से, तो हम क्या करेंगे, 6th हाउस से जुड़ी हुई रेमेडी सजेस्ट करेंगे। अब 6th हाउस से जुड़ी हुई रेमेडीज के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फॉलो योर डेली रूटीन, वो एक फॉलो करना है। 6th हाउस है जिम का, तो जिम ज्वाइन करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। ये सारी चीजों के अंदर आप जितना इन्वॉल्व रहोगे, 6th हाउस जॉब का भी है, सर्विस का भी है, जितना आप अपने आप को 6th हाउस की एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व रखोगे, उतना ये 6th हाउस की नेगेटिविटी आपके ऊपर कम होगी। कंप्लीट जाने वाली तो नहीं है, वो चीज समझ लेना। अब चलो, जो बीत गया सो बीत गया। अब देखते हैं सैटर्न जो टाइम पीरियड आने वाला है, उसमें 19 साल का समय है सैटर्न में, उसमें कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए अगर मैं महादशा के हिसाब से देख रहा हूं तो? कौन से ग्रह की रेमेडी करनी चाहिए? टू तो ज्यादा दिक्कत वाला है नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला, खाली एक 6th हाउस है, तो जो सेम रेमेडी यहाँ पर बोली वो सेम चीज आप कर सकते हो कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर। तो महादशा के रिलेटेड तो कोई ज्यादा मेजर रेमेडीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओवरऑल टाइम पीरियड अच्छा है। अब जो दिक्कत करने वाला समय है मुझे फिलहाल वो ढूंढना है, तो अंतरदशा पे जाऊंगा। 3 अप्रैल 2026 तक अंतरदशा क्या चल रही है? राहु की स्क्रिप्ट देखो, उसमें कहां पर 8 हाउस आ रहा है? नहीं आ रहा है। राहु की स्क्रिप्ट में 6, 8 और 12 तीनों 3 घर है, बराबर। जो आपको मैक्सिमम प्रॉब्लम हो रहा है ना, वो राहु में 6, 8, 12 सब एक्टिव है, उसकी वजह से हो रहा है। फिर भी वो तो कहीं ना कहीं आपके कोई अच्छे कर्म है कि 11th हाउस है, तो थोड़ा सा सिचुएशन को मेंटेन किया हुआ है। और 11th हाउस आया है सैटर्न की वजह से। सैटर्न कहां पर बैठा है? सैटर्न 5th हाउस में बैठा है, लेकिन उसका 11th हाउस खाली है। तो चाहे जो कुछ भी हो रहा है, आपकी इच्छा पूर्ति तो हो रही है, मर मर के तो मर मर के, रुक रुक के तो रुक रुक के, धीरे धीरे तो धीरे धीरे, सही बात है, इच्छा पूर्ति वो हो रही है। बाकी 6, 8, 12 यहाँ पर राहु की स्क्रिप्ट में 6, 8 और 12 आ रहा है, जिसमें से राहु मेन मंगल एक्टिवेट कर रहा है 12 और 8 को, और 6th हाउस दे रहा है जुपिटर। सैटर्न भी दे रहा है, सॉरी सैटर्न 6th हाउस के उसके ऊपर बैठा है। सैटर्न एंड जुपिटर दोनों 6th हाउस दे रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ये देखो यहाँ पे कंजंक्शन में है ना जुपिटर, 6th हाउस लेकर बैठा है। सैटर्न में 5, 11 है, 6 का कस्पल है, मतलब ये देखो ये सैटर्न बैठा है ना, 5 और 6 के कस्प के ऊपर बैठा है, ऑक्यूपेशन, उसकी वजह से 6th हाउस आ रहा है। तो आपको भी रेमेडीज के लिए मेनली फोकस करना है मंगल के ऊपर। अगर आपकी जगह पे कोई और है, या मैं अगर आपको सजेस्ट करूं, तो आपको मंगल के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है। मंगल को बैलेंस करने का एक सबसे बढ़िया तरीका क्या है? जमीन के ऊपर सोने का शुरू करना है। बेड के ऊपर सोते हैं, उसके बदले जमीन के ऊपर गद्दी डाल के उसके ऊपर सोना, क्योंकि मंगल क्या है? भूमि है। आपने भूमि को अपने जीवन में, लाइफ में एक्टिवेट किया, तो ये इतनी परेशानी कम करेगा। जो काम करना है भूमि पर बैठ के करना है। योगा एंड मेडिटेशन करो भूमि पर बैठ के, योगा एंड मेडिटेशन भूमि के ऊपर बैठ के। पूरी राहु की स्क्रिप्ट में राहु इतना खराब नहीं है, सबसे जो खराब है वो मंगल है, क्योंकि राहु के ऊपर मंगल का एस्पेक्ट है। मंगल खुद सबलोड लेवल पर भी है। जो आपको एंजाइटी होती है, बेचैनी होती है, शॉर्ट टेम्परनेस होती है, जो कुछ भी चीजें हो रही है, मंगल सारा का सारा 8 और 12 का खेल लेकर बैठा है। तो अभी आपको जो हम वो चार्ट पढ़ रहे थे, उसके अंदर से अगर हम आपको करना है, तो क्या डोनेट करना चालू करना चाहिए? लाल कलर की मसूर दाल डोनेट करने की चालू करनी चाहिए हर मंगलवार को। लाल रोज करो तो सबसे बेस्ट, और रोज नहीं कर सको तो मंगलवार को। और कभी ऐसा भी कर सकते हो, मान लो रोज 1 किलो किया, 1 kg एग्जाम्पल, तो मंगलवार को 3 kg करो, मतलब मंगलवार को थोड़ा एक्स्ट्रा करो। एक ये सबसे ज्यादा बेस्ट चीज कर सकते हो। दूसरा, इसमें क्वांटिटी के ऊपर कोई बात नहीं है, जो भी करो वो दिल से होना चाहिए।
फोर्सफुली 5 किलो देने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इच्छा से आधा किलो दिया तो भी उसका रिजल्ट मिलता है। फोर्सफुली करने का कोई अर्थ नहीं है। तो आपको सबसे पहला तो क्या डोनेशन करना चाहिए, मंगल की चीजों का डोनेशन चालू करना चाहिए। दूसरा एक चीज, ये सब मैंने इसमें लिखा नहीं, आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझ लेना। 8 12 और मंगल आया। मंगल का कलर कौन सा? लाल। लाल कलर की चीजों को अवॉइड करना है। लाल कलर की चीजें आपके जीवन के अंदर यूज में बिल्कुल भी नहीं लेनी है। दूसरा, स्पाइसी फूड, वो भी मंगल के अंदर आता है। जितना ज्यादा स्पाइसी फूड खाओगे उतना 8 12 का परेशानी भुगतना पड़ेगा। स्पाइसी फूड खाते हो? बहुत ज्यादा। वो तो ग्रह अपनी एक्टिविटी करवाएगा ही कहीं ना कहीं से। तो लाल कपड़ा नहीं पहनते, पर स्पाइसी फूड तो मैं आया ना स्टेप बाय स्टेप एक एक के ऊपर। तो वो ये यहाँ पर कपड़े में नहीं, तो उसने स्पाइसी फूड में कब पकड़ लिया आपको। जितना ज्यादा स्पाइसी फूड खाओगे उतना ही 8 और 12 की नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर होगी। तो ये स्पाइसी फूड खाना सबसे पहले एकदम बंद नहीं कर सकते हो, तो कम तो करना ही करना है। और हो सके तो ये राहु की अंतर्दशा के दरमियान बंद कर दो तो सबसे बेस्ट है। तीसरा, मंगल की सबसे बेस्ट रेमेडी है ब्लड डोनेशन। अब ये तो हर रोज उठ के करने वाली चीज है नहीं। साइंस के हिसाब से, मेडिकल के हिसाब से 6 महीने में एक बार कर सकते हो। तो अभी भी राहु की जितनी अंतर्दशा 2026 तक चलने वाली है, उसमें 2 बार 3 बार मौका मिले तो ब्लड डोनेशन करना सबसे बेस्ट रेमेडी है मंगल की। ये चीजों के ऊपर आप ध्यान दोगे तो आपकी ये चीजें कम होगी। आपका पकड़ में आ गया, मार्च स्पाइसी फूड खा रहे हो, उसकी वजह से इफेक्ट और बढ़ रही है। देखो, स्पाइसी फूड बंद कर दोगे तो ये बेचारा एकदम सीधा बैठ जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन ऐसा जो 90% परेशान कर रहा है वो 50 पे आ जाएगा। अब ना तो लाल कलर की चद्दर यूज करनी है सोने के लिए, ना ओढ़ने के लिए, ना लाल कलर के कपड़े। लाल कलर का जीवन से त्याग कर देना है, तभी जाके मेल खाएगा। दोनों है नेगेटिव नंबर और दोनों को मंगल लेकर बैठा है। मंगल खुद 8 में बैठा है और उसका 12वां में बैठा है, 8वां घर खाली है। जबरदस्त पावरफुल एक्टिव है। देखो 6th हाउस है तो क्या है? प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, डूइंग एक्सरसाइज ऑन रेगुलर बेसिस, विजिटिंग कोर्ट रेगुलरली। कोर्ट में आना जाना शुरू कर दो रोज का, एक रेमेडीज है। 8th हाउस की रेमेडी क्या है? प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजी, वर्क एज एन इंश्योरेंस एजेंट। जब भी आपकी दशा के अंदर 8th हाउस एक्टिव होता है तो आप उसकी नेगेटिविटी को कम करने के लिए ये चीज कर सकते हो। बट ये सारी चीजें आपके कर्म से जुड़ी हुई है। वो 8th हाउस तो ओवरऑल एक्टिव हुआ है, तो कर्म के अंदर रिलीफ मिल जाएगा। ओवरऑल रिलीफ के लिए ये सारी रेमेडीज करनी पड़ेगी। आई बात समझ में? 10 और 8 है तो एस्ट्रोलॉजी में काम करोगे तो इसको तो बैलेंस कर लिया, बट ओवरऑल 8 हाउस है उसको क्या करोगे? तो उसके लिए ये सारी चीजों का डोनेशन और ये और वो सब जो अभी मैंने आपको समझाया, वो आपकी भी कुंडली में मंगल की दशा एक्टिव है, लेकिन मंगल तो डायरेक्ट 2nd हाउस से कनेक्टेड है। आप में प्रॉब्लम करने वाला सैटर्न है 8th हाउस से, तो आपको सैटर्न की रेमेडीज को पकड़ना पड़ेगा। उनके कुंडली में डायरेक्ट मंगल का कनेक्शन है, राहु है, बट उसके ऊपर एस्पेक्ट आ रहा है मंगल का, और मंगल सबलॉर्ड लेवल पर भी है, डबल से बाजू से कनेक्टेड है। ब्लड डोनेशन ऑन रेगुलर बेसिस, इन्वॉल्व इन रिसर्च वर्क, इन्वॉल्व इन टेक्निकल वर्क, 8th हाउस के लिए। 12th हाउस के लिए मेडिटेशन करो, गोइंग टू शॉपिंग मॉल एंड स्पेंड देयर, खर्चा करो थोड़ा, क्योंकि 12th हाउस खर्चे का है। अच्छा, खर्चा करना जरूरी नहीं है, खर्चा इसके अंदर एक बेस्ट रेमेडी ये है कि आपके पास जैसे ही पैसा आता है, अगर आप कुछ रेमेडीज नहीं कर रहे हो, आपका 12th हाउस एक्टिव है, तो खर्चा तो होना ही होना है। खर्चे अभी बढ़ भी गए होंगे आपके, तो जैसे ही आपके पास पैसे आते हैं उसको इन्वेस्ट कर दो कहीं ना कहीं। इन्वेस्ट करोगे तो खर्चा नहीं होगा, अगर इन्वेस्ट नहीं किया तो खर्चा होना पक्का है। इन्वेस्ट हो जाता है, मतलब अभी इसमें भी किया वैसे भी है बस। हाँ, तो बस तो इन्वेस्ट कर रहे हो ना कहीं पर, तो खर्चा नहीं हो रहा है। मैं अभी वही बोल रहा हूँ, इन्वेस्ट करोगे तो खर्चा नहीं होगा। लेकिन ऐसा रखा कि मैं रखती हूँ, बाद में देखती हूँ इसका क्या करना है, वो बाद में आने से पहले तो खर्चा हो जाएगा पैसा। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी वेयर environmental changes are there, going to hospital on regular basis and having food or spending some time doing charity on regular basis। 12th हाउस चैरिटी का भी है, तो रेगुलर लेवल पे देखो 6 8 12 की एक बढ़िया रेमेडी बताता हूँ। 6 8 और 12, 6th हाउस है पेशेंट का, हॉस्पिटल जाके 8th हाउस होता है गुप्त सीक्रेट, 12th हाउस होता है डोनेशन का या चैरिटी का। तो जब भी किसी की दशा में आप 6 8 12 एक्टिव होते हुए देखो और वो बहुत परेशान है, वो उस चीज की कंप्लेन कर रहा है, उसकी सबसे बेस्ट रेमेडी कि भाई तू हॉस्पिटल में जाकर
हॉस्पिटल में जाएगा तो 12th हाउस यूज होगा उसका। हॉस्पिटल में जाकर वहां पर जो पेशेंट है उसको डोनेशन करना है, लेकिन उसको सीक्रेट रखना है। फिर वो फोटो खींच खींच के डालना नहीं है, डोनेटेड दिस ने डोनेटेड दैट, और फेसबुक पे डालो, इसको डालो, उसको डालो, क्योंकि 8th हाउस गुप्त का है, सीक्रेट का है। जो भी चैरिटी करे उसको सीक्रेट रखना है, गुप्त रखना है, और ये रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। उसका रिजल्ट मिलेगा मिलेगा मिलेगा। तो हॉस्पिटल में भी जाने नहीं देते ना, फूल वूल लेके। हॉस्पिटल में नहीं जाने, अनाथ आश्रम में जाने देते हैं। हाँ। अनाथ आश्रम भी 12th का है। अनाथ आश्रम जा सकते हो, वृद्धाश्रम जा सकते हो, हाँ। तो वो भी सब 12th हाउस का है। और सब हॉस्पिटल में नहीं जाने देते ऐसा नहीं है, बहुत सारी हॉस्पिटल में जाने देते हैं, लेकिन वो जाने देते हैं जनरल वार्ड में। चलेगा ना, अपने तो नहीं कोई और बड़े वाले तो लेंगे भी नहीं अपने पास। तो जिधर भी हो सके 3 चीज मैंने आपको बताई, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, हॉस्पिटल, वहां पर जाके पेशेंट लोगों को हेल्प करनी है, उनको खिलाना है और उसको सीक्रेट रखना है। ये बेस्ट रेमेडी है, प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, इसमें समझ में आता है जो मैं बोल रहा हूँ। इसमें हम कुछ इलॉजिकल या वो बोलते हैं ना, सुबह उठ के 5 पानी पूरी खा लेना आपका काम हो जाएगा, पंडित जी को इतना दे दो, उधर जाके इतने जन को नहला दो, वो सब चक्कर तो नहीं है। लॉजिकल समझ में आता है क्या कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकल रेमेडी। अब जेमस्टोन सजेशन, बहुत लोग आपसे पास से पूछेंगे जेमस्टोन दे दो मुझे, कौन सा जेमस्टोन पहनूं? तो उसके लिए क्या क्या चीजें ध्यान में रखोगे? जो भी प्लैनेट का जेमस्टोन आप दे रहे हो, एक तो वो मारक या बाधक हाउस से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, उसकी कुंडली के मारक बाधक हाउस से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। द प्लैनेट शुड नॉट बी कनेक्टेड टू 6, 8 और 12th हाउस। If the planet is connected with 11th house, then we can suggest the gemstone of that planet. लेकिन जेमस्टोन जो है ओरिजिनल क्वालिटी का ही होना चाहिए, डुप्लीकेट जेमस्टोन कोई कुछ काम करेगा नहीं, कुछ रिजल्ट मिलेगा नहीं उसका। If Saturn is signifying negative houses, then a person can wear gemstone of Mars. If Mars is signifying positive houses, it will reduce the ill effect Saturn. Saturn एकदम आलसी है, एक लॉजिक समझ लो, Saturn एकदम आलसी है, मंगल एकदम एक्टिव है। अब कोई व्यक्ति सैटर्न का है, एकदम ठंडा है, उसको आपको जागरूक करना है तो क्या करना पड़ेगा? मंगल का रंग पहना। हाँ, उसको मंगल की एक्टिविटी में लगाना पड़ेगा। पहले अगर जेमस्टोन की बात चल रही है तो उसको जेमस्टोन पहनाना पड़ेगा, मंगल का पहनाओगे। लेकिन उसमें भी क्या देखोगे कि मंगल कोई नेगेटिव हाउस से तो कनेक्टेड नहीं है। अगर मंगल नेगेटिव हाउस से कनेक्टेड है तो छोड़ दो, अगर कनेक्टेड नहीं है तो फिर मंगल का आप पहना सकते। ये ओवरऑल चीजें हो गई, लेकिन उसके साथ में दशा, वो सब चीजों के ऊपर एक बार आपको देखना जरूरी है। अब मुहूर्त का टॉपिक चालू हो रहा है, उसमें सबसे पहले एक देखते हैं फॉर्च्यूना पॉइंट, यानी कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आपके फॉर्च्यून या आपके भाग्य के साथ कनेक्टेड है। इट इज यूजफुल टू फाइंड मुहूर्त। कोई पर्टिकुलर समय के लिए आपको एक कुछ दिन का समय निकालना है कोई अच्छी एक्टिविटी करने के लिए, तो कैसे निकालोगे? ये फॉर्च्यूना पॉइंट के थ्रू है। फिर एक सेकेंड मेथड है, वो भी आपको बताता हूँ। इट इज यूजफुल टू फाइंड मुहूर्त। चेक इन विच राशि इज द फॉर्च्यूना पॉइंट प्लेस्ड। कौन सी राशि में फॉर्च्यूना पॉइंट प्लेस्ड है। चेक इन विच नक्षत्र इज द फॉर्च्यूना पॉइंट इज प्लेस्ड, एंड चेक विच हाउसेज आर सिग्निफाइंग बाय द नक्षत्र लॉर्ड ऑफ फॉर्च्यूना पॉइंट। अब ये फॉर्च्यूना पॉइंट को ढूंढोगे कहां से? ये देखो आपकी कुंडली में यहाँ पर फॉर्च्यूना लिखा है, ये जो कुंडली है सॉफ्टवेयर है अपना, उसमें देखो नीचे इधर फॉर्च्यूना लिखा है, फॉर्च्यूना। रूलिंग प्लैनेट का जो बॉक्स है उसके नीचे देखो फॉर्च्यूना लिखा है। हाँ हाँ हाँ। अब वो फॉर्च्यूना पॉइंट आपकी कुंडली के हिसाब से पाइसिस राशि के अंदर 21 डिग्री 35 मिनट के ऊपर है। तो अब पाइसिस यानी मीन राशि में 21 डिग्री और 35 मिनट कौन सा नक्षत्र आया? रेवती। रेवती। रेवती नक्षत्र का लॉर्ड कौन? गुरु। आराम से आराम से। क्या? रेवती। शनि। आपकी कुंडली में फॉर्च्यूना पॉइंट पाइसिस राशि में है, यानी कि मीन राशि में है 21 डिग्री 35 मिनट पर, यानी 21 डिग्री 35 मिनट पर है। तो नक्षत्र लॉर्ड को रेवती नक्षत्र, लेकिन लॉर्ड कौन हुआ? बुध।
ये पाइसिस राशि है। हाँ हाँ, वो गुरु गुरु पाइसिस राशि के अंदर 21 डिग्री 35 मिनट कौन से सेगमेंट में आता है पहले वो देखो। अच्छा, वो 3 पार्ट करके ऐसा वो वाला ना। हाँ समझे, तो ठीक है, ओके। 21 डिग्री 35 मिनट कौन से सेक्शन में आता है देखो, बुध में। बुध में। तो नक्षत्र लॉर्ड कौन हुआ, फॉर्च्यूना पॉइंट का नक्षत्र लॉर्ड कौन हुआ, बुध। बुध हुआ आपकी कुंडली में, बराबर। तो ये हमने क्या किया, पहले तो कौन सी राशि में है वो देख लिया, फॉर्च्यूना पॉइंट किसके नक्षत्र में है वो भी देख लिया। अब सपोज फॉर्च्यूना पॉइंट सेजिटेरियस राशि के अंदर है एंड सपोज नक्षत्र लॉर्ड ऑफ फॉर्च्यूना पॉइंट इज सन एंड इट इज सिग्निफाइंग 2 6 10 11। अब यहां पर हम क्या करते हैं, आपके ये एग्जांपल के अंदर फॉर्च्यूना पॉइंट मीन राशि के अंदर है। मीन राशि के अंदर 21 डिग्री 35 मिनट के ऊपर है। तो कौन से नक्षत्र में आ गया, बुध के नक्षत्र में आ गया फॉर्च्यूना पॉइंट। अब बुध की स्क्रिप्ट चेक करो, मर्क्यूरी की स्क्रिप्ट कौन सी है, 1 3 6 7। सूर्य फर्स्ट हाउस, जुपिटर 5 9 6 एंड 11 एंड सूर्य 1, बराबर। तो अब इसके अंदर देखो, है ये फेवरेबल मर्क्यूरी आपके लिए, हाँ, कोई बुरे तो है ही नहीं। हाँ बुरे कोई है नहीं। ऊपर से 11th हाउस आ रहा है वो भी खाली है। खाली घर कौन से टिक कर लो, चलो एक बार। 6th हाउस खाली है, 9th हाउस खाली है, फर्स्ट में तो बहुत सारे हैं, थर्ड हाउस खाली है, 6th खाली है, 7th खाली है, 8th खाली है, 8 इसमें है ही नहीं। तो इन शॉर्ट आपका अभी टोटल क्या हुआ, 5th हाउस में प्लैनेट बैठा है। तो आपका 3 6 7 9 10 11, न तो 8 है ना 12 है। अब कुछ मैटर के अंदर 6th हाउस हमारे काम का है, जैसे आपको कोई एग्जाम देनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो 6th हाउस काम का है, 6 11 का कॉम्बिनेशन भी है। 6th हाउस खाली डिजीज के एंगल से नेगेटिव है, थोड़ा हेल्थ इश्यू के हिसाब से। बाकी कस्टमर के पास से पेमेंट निकालना है तो भी 6 11 अच्छा है, बराबर। और ओवरऑल 11th हाउस तो आ ही रहा है। तो अब when sun will transit through Sagittarius राशि in Mercury नक्षत्र, अभी सूर्य, फिर से याद करो अपना वो फंडा, सूर्य हर महीने में एक राशि बदलेगा, 12 महीने में 12 राशि सूर्य पूरी करेगा, बराबर है। इसका मतलब सूर्य ये राशि के अंदर इधर से घूमना उसने चालू किया तो घूमते 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 यहाँ पर आएगा, साल में एक ही बार आएगा। और साल में एक ही बार आएगा तो यहाँ पर 16.4 से, मतलब यानी कि ये बुध के नक्षत्र में है, तो ये वाले जो दिन है वो आपके लिए बेस्ट दिन है एज पर फॉर्च्यूना पॉइंट। उस दिन के अंदर आपको कोई नया काम शुरू करना है, आपको कोई नई एक्टिविटी शुरू करनी है, तो आप वो काम कर सकते हो। इसका कहने का मतलब ये है। तो अभी जो पीरियड चालू है उसमें मैं अच्छा काम कर सकती हूँ ऐसे? अभी जो चालू है ऐसा नहीं, अभी देखना पड़ेगा सूर्य कौन सी राशि में, क्या फंडा कौन सा है। मीन राशि के अंदर बुध के नक्षत्र में आएगा, क्योंकि बुध के नक्षत्र तो और भी राशि के अंदर है, लेकिन मीन राशि के बुध के नक्षत्र में जाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि फॉर्च्यूना पॉइंट की राशि भी हमने चेक की और फॉर्च्यूना पॉइंट का नक्षत्र भी चेक किया। तो अब देखते हैं सूर्य कौन सी राशि में है। ये आपको एकदम आसानी से समझ में आए इसके लिए मैं ये सॉफ्टवेयर से दिखा रहा हूं, बाकी सेम चीज अपने सॉफ्टवेयर से भी होती है। अभी देखो, अभी के गोचर के हिसाब से सूर्य कौन सी राशि में है, गुरु की राशि में, गुरु की धनु राशि में, बराबर। अब
यहां से मैं एक महीना चेंज करूंगा क्योंकि हर महीने में राशि बदलेगा। मकर में चला गया, कुंभ में चला गया, मीन में चला गया। आपकी कुंडली के हिसाब से मीन राशि चाहिए और बुध का नक्षत्र चाहिए। अब मीन राशि के अंदर चला गया तो ये देखो इधर सूर्य की लाइन में मीन की राशि में, लेकिन नक्षत्र कौन सा है? जुपिटर का। नक्षत्र 3 आते हैं, गुरु शनि बुध मीन राशि के अंदर। तो अब ये बुध के नक्षत्र में अब ये बुध के नक्षत्र में जाने के लिए मुझे वीकली पहले से मैं चेंज करूंगा। ये देखो बुध के नक्षत्र में चला गया। अब एग्जैक्ट कभी जाता है? 31 मार्च 2025। अभी समझो आने वाले समय की बात करें तो 31 मार्च 2025 से कब तक रहेगा बुध के नक्षत्र में, वो चेक कर लो। अप्रैल 2025। आपको कोई नया काम करना है, कोई नई चीज सीखनी है, कुछ भी अच्छी चीज करनी है, तो ये जो पीरियड है ये आपके जीवन का उस साल के अंदर सबसे बेस्ट पीरियड होता है एज पर फॉर्च्यूना पॉइंट। मुहूर्त निकालने के भी बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। अब ये फॉर्च्यूना पॉइंट ये कहता है कितने दिन का समय मिला? 13 दिन तो अप्रैल के और 31 मार्च, 14 दिन मिले। इसमें भी एग्जाम्पल में भी यही है। देखो अब ये जो मैंने आपको समझाया वो सारी चीजें, if a person wants to take any important decision, generally sun remains in one nakshatra for 13 days। तो ये आ गया हमारा 13 से 14 दिन तक सूर्य एक नक्षत्र में रहता है। ये निकाले हमने 13 दिन। So those 13 days will be very fortunate for that person to take any decision। कोई अच्छा डिसीजन लेना है तो ये दिन आपके लिए अच्छे होंगे। अब if a person want to take any important decision or want to start new business, new work, then consider the transit of moon through nakshatra lord of the fortuna point। moon remains in one nakshatra for 1 day। अब ये आपके पास मिल गया 14 दिन। ये 14 दिन में से कौन सा दिन अच्छा वो ढूंढना है तो मून का ट्रांजिट जो हम करते थे, ओवरऑल ये 14 दिन अच्छे हैं, उसमें से एक बेस्ट दिन निकालना है तो मून का ट्रांजिट को आप पकड़ोगे। अगर यही जगह पे इफ फॉर्च्यूना पॉइंट सिग्निफाइज नेगेटिव हाउसेस, अभी समझो किसी का फॉर्च्यूना पॉइंट ऐसे नक्षत्र में ऐसी राशि में है जहां पर फॉर्च्यूना पॉइंट 8 10 12 दिखा रहा है, तो ये जो 13-14 दिन उसके जीवन में आएंगे वो तकलीफ वाले, नुकसान वाले, प्रॉब्लम वाले होंगे। अच्छा, तो ऐसा ही नहीं कि फॉर्च्यूना तो अच्छा ही है। नहीं, उसका मतलब फॉर्च्यूना पॉइंट में 8-12 आया मतलब उसका तकदीर, उसका नसीब खराब है। इधर फॉर्च्यूना पॉइंट में 6-11 आया तो फिर भी अच्छा है, पर फॉर्च्यूना पॉइंट 8-12 लेकर आया तो मतलब तकदीर थोड़ा खराब है। कितने लिए? उस पर्टिकुलर 13-14 दिन के लिए, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए। वो 13-14 दिन का जो नक्षत्र का टाइम पीरियड है उसके लिए वो टाइम उसके लिए खराब है। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? ही शुड नॉट स्टार्ट एनी न्यू एक्टिविटी, न्यू वर्क ड्यूरिंग दोज डेज। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेना है वो समय पे, उतनी चीज ध्यान में रखनी है। If nakshatra lord fortuna point is signifying positive houses, then we can suggest the gemstone of the nakshatra lord of the fortuna point। आपके कुंडली में फॉर्च्यूना पॉइंट अच्छा है, अच्छे घरों को दिखा रहा है अल्टीमेटली, तो आप उसको मर्क्यूरी का रत्न पहनने के लिए सजेस्ट कर सकते हो एज पर फॉर्च्यूना पॉइंट। अगर आपको पहनना है एज पर फॉर्च्यूना पॉइंट तो की बात है, या सेम चीज आप क्लाइंट को भी सजेस्ट कर सकते हो। आया समझ में? अभी आप क्या बात है, आपकी कुंडली का भी फॉर्च्यूना पॉइंट स्पाइसिस में यानी मीन राशि में 22 डिग्री 35, वो भी सेम। जुपिटर की राशि, बुध का नक्षत्र, सब कुछ सेम। तो यही 13-14 दिन आपके लिए भी। अब खाली ये देखना है कि आपके जो कुंडली में नक्षत्र लॉर्ड मर्क्यूरी है वो नंबर कौन से दे रहा है, क्योंकि वो फर्क पड़ जाएगा। आपकी कुंडली का ये नंबर है, उनके कुंडली में कौन सा नंबर आ रहा है मर्क्यूरी, वो देखना पड़ेगा।
मर्क्यूरी का खुद का नंबर नहीं है, सन दे रहा है 312, राहु का कुछ नहीं है, एंड मंगल का सेकंड हाउस है। बस तो ओवरऑल तो 2 अच्छे घर है। ये 12th हाउस खाली है, 12th हाउस खाली है, तो अगर मान लो विदेश जाने का कुछ डिसीजन लेना है तो आप ये फॉर्च्यूना पीरियड में ले सकते हो। इन्वेस्टमेंट का कुछ डिसीजन लेना है तो इसमें ले सकते हो क्योंकि 12th हाउस है, बट उसके सिवा और कोई डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि ओवरऑल 12th हाउस किस चीज का है, व्यय का है, लॉस होने की संभावना है उन दिनों में। बट 12th हाउस फॉरेन का है, फॉरेन से रिलेटेड डिसीजन लेना है, बिंदास ले लो, 12th हाउस सपोर्ट करेगा। 8-12 तो नहीं है तो चिंता नहीं है। तो 12th हाउस से जुड़े हुए कोई अच्छे डिसीजन लेने हैं तो अच्छा, बाकी थोड़ा संभालना, उतने दिनों के अंदर 13-14 दिन में वो कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेना है। सर ये पूरे साल का एक टाइम निकलता है। पूरे साल के अंदर, क्योंकि सूर्य वो राशि में और वो नक्षत्र में एक ही बार आएगा साल में। अच्छा, तो किसी की शादी के लिए भी हम ऐसा टाइम दे सकते हैं? शादी के लिए दे सकते हैं ना, फॉर्च्यूना पॉइंट में 7, 2, 7, 11 आ रहा है, अच्छे नंबर आ रहे हैं शादी के रिलेटेड, तो दे सकते हैं। अच्छा, तो ये टाइम में शादी करो अच्छा है ऐसा? शादी का डिसीजन ये समय में ले सकते हो। अब ये जो कुंडली है उसमें कैप्रिकॉन में 11 डिग्री 17 मिनट, कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, मकर राशि में 11 डिग्री 17 मिनट, ये मकर राशि हो गई, ये 11 डिग्री 17 मिनट इसके बीच में आएगा चंद्र, उसका नक्षत्र लॉर्ड चंद्र, बराबर है। अब चंद्र का देखो, चंद्र का नंबर्स लिखना है, चंद्र की स्क्रिप्ट देखनी है। यस, चंद्र के पास खुद के पास 3 है, जुपिटर के पास 9, जुपिटर 942, जुपिटर के पास कुछ नहीं, और फिर मून के पास 3 और 8। देखो मून की स्क्रिप्ट के अंदर मून का खुद का थर्ड है, जुपिटर का 9-4, 942, वापस जुपिटर खाली है, एंड सबसे सबलॉर्ड लेवल पे मतलब फाइनल लेवल पे है 3 और 8। तो अब मुझे 8 हाउस से जुड़ा हुआ कुछ डिसीजन लेना है तो ये फॉर्च्यूना पॉइंट मेरे लिए अच्छा है नक्षत्र, बाकी उसके सिवा मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो मैं दूर रहूंगा। उस 13-14 दिन में कोई डिसीजन नहीं लूंगा। क्लियर 8 हाउस आ रहा है और 8 हाउस खाली भी है, तो 13-14 दिन शांति से बैठ जाना है। जब सूर्य मकर राशि के अंदर और चंद्र के नक्षत्र में होगा तब वो 13-14 दिन। बोलो, और कुछ डाउट है इसके अंदर? मुझे ये समझ में नहीं आया, सूर्य की डिग्री है 10.1 से 23.20, तो आपका तो 11 आया ना, तो सूर्य क्यों, चंद्र क्यों लिया आपने, सूर्य क्यों नहीं? ये तो 23। सूर्य की डिग्री ये है 00 से 10। ये देखो इधर क्या लिखा है, मकर राशि, कैप्रिकॉन, उत्तराषाढ़ नक्षत्र, 0 से 10, 3 चरण सूर्य का नक्षत्र। फिर ये श्रवण नक्षत्र 10 से लेकर 23, उसके 4 चरण, उसका मालिक चंद्र। फिर ये धनिष्ठा, उसकी ये डिग्री, उसके ये चरण और उसका लॉर्ड मंगल। ऐसे लिखा है, इधर लिखा है ना, देखो इधर मैंने हेडिंग भी दिया हुआ है। अब ये जो है ये हमें कोई भी मैटर के अंदर ऑस्पिशियस मुहूर्त निकालना है तो क्या करना है उसके ऊपर है। जैसे मैं कोई क्लाइंट के घर पे वास्तु करने के लिए जा रहा हूँ, वास्तु की रेमेडीज करने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं उसका मुहूर्त देख के जाता हूँ, उसका टाइम पीरियड देख के जाता हूँ। कोई प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करना है तो उसका मुहूर्त देखते हैं, शादी करनी है तो उसका मुहूर्त, कोई भी चीज के लिए इन शॉर्ट मुहूर्त देखना है तो फिर इसका क्या पर्पस है। फॉर्च्यूना पॉइंट तो आपको 13-14 दिन देगा कि वो दिन में अच्छा काम करो या नहीं करो, उतना समझ में आएगा, बट जरूरी थोड़ी है कि हम वो 13-14 दिन के लिए वेट करते रहे। सबसे पहले पर्पस फाइंड आउट करो कि कौन से पर्पस के लिए मुहूर्त निकालना है। मुझे मुहूर्त निकालना है वास्तु की रेमेडीज के लिए, तो वास्तु 4th हाउस, इच्छा पूर्ति ओवरऑल 11th हाउस, उसके अंदर कंसल्टेशन का अगर मैं करूं तो 9th हाउस, मेनली 4th हाउस,
वास्तु की रेमेडीज मेनली 4th हाउस की एक्टिविटी है, 9th हाउस कंसल्टेशन का है, 11th हाउस इच्छा पूर्ति का है। तो अब उसका मुहूर्त मैं कैसे निकालूंगा उसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। अब मुझे निकालना है वास्तु के लिए 4th हाउस को मैंने पकड़ लिया, मेरा पर्पस ये है, चेक द प्लैनेट स्क्रिप्ट एंड चूज द मोस्ट फेवरेबल प्लैनेट फ्रॉम योर कुंडली एज पर द पर्पस। जो मेरा पर्पस है उससे हिसाब से बेस्ट प्लैनेट कौन सा है वो मुझे मेरी कुंडली से ढूंढना है। तो अब ये कुंडली मैं उठाता हूं, मेरा पर्पस वास्तु का है। 4th तो 4th हाउस से कनेक्टेड प्लैनेट कौन से है मेरी कुंडली में, देखो केतु से शुरू करते हैं। केतु में 4th हाउस आ रहा है, हाँ लेकिन साथ में 8 भी है, तो मैं थोड़ा रुकूंगा उसके लिए। वीनस में 4th हाउस है, नहीं वीनस में 4th हाउस है, वीनस में 4th हाउस है, लेकिन 8 हाउस नहीं है कहीं पर भी, तो उसको मैं कंसीडर कर सकता हूँ। दूसरी बात, वीनस के अंदर 11th हाउस भी है, 12 भी है, लेकिन हर्डल ऑब्स्टेकल वाला 8 हाउस है, नहीं है बराबर। दूसरी बात 11th हाउस है, इच्छा पूर्ति वाला, फेवरेबल वाला, तो मैं एक बार वीनस को कंसीडर कर सकता हूँ। एक प्लैनेट मैंने कंसीडर किया वीनस को। आगे बढ़ते, सूर्य के अंदर सेम चीज है, सूर्य में 4th हाउस नहीं है, यस यू आर राइट, सूर्य के अंदर 4th हाउस नहीं है, तो उसको मैं छोड़ दूंगा। फिर आया मंगल के ऊपर, मंगल में भी 4th हाउस तो नहीं है, मून है ना, मून में है पर उसमें 8th हाउस आ रहा है। हाँ एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ, एक मिनट, शुक्र सबसे पावरफुल है, सूर्य जो है उसके पास 4th हाउस नहीं है, खाली 11th हाउस है। ध्यान से सुनना, सूर्य है प्राइमरी सबसे पहला पावरफुल शुक्र, क्योंकि 4th हाउस भी उसके अंदर है और मुझे जो एक्टिविटी करनी है वो भी 4th हाउस की है। लेकिन सूर्य को मैं कंसीडर करूंगा सेकंड स्टेज के ऊपर, सेकंड लेवल के ऊपर, क्योंकि उसके पास 11th हाउस है, 4th हाउस नहीं है, बट 11th है और 11th हाउस खाली है कुंडली में, तो वो पावरफुल है। अब आते हैं चंद्र के ऊपर, चंद्र में 4th हाउस है लेकिन साथ में 8 हाउस भी है, तो उसको छोड़ देता हूं फिलहाल। मार्स के ऊपर आए, मंगल के ऊपर सेम चीज, 4th नहीं है लेकिन 11th है। राहु 4 है, साथ में 8 है। जुपिटर 4th है, साथ में 8 है। सैटर्न 4th है, साथ में 8 हाउस है। मर्क्यूरी 4th है, 8 कहीं पर भी नहीं है, 11 है, तो मर्क्यूरी बराबर है। अब क्या किया मैंने, शुक्र का नक्षत्र मेरे, शुक्र एंड मर्क्यूरी मेरे लिए फेवरेबल है, वो मुझे समझ में आ गया। किस पर्पस के लिए, वास्तु कंसल्टेशन या वास्तु की रेमेडीज के लिए, शुक्र एंड मर्क्यूरी पर मेरे लिए पावरफुल है। अब सेकंड स्टेप क्या है, मतलब अभी आगे का स्टेप क्या है, क्लाइंट की स्क्रिप्ट हमने चेक कर ली, डिसाइड द टाइम फ्रेम एज पर द इवेंट। अब वो क्लाइंट के साथ बात करेंगे हम, क्लाइंट पेमेंट दे देगा, या तो समझो उसने ऑलरेडी पेमेंट दे दिया है, तो हम कहेंगे भाई ये वास्तु की सारी चीजें लाने में हफ्ता 10 दिन का समय जाएगा और उसके बाद में हम रेमेडीज करेंगे आपके घर पे। तो मान लो मेरे पास मोटा मोटी टाइम है, फॉर एग्जांपल 15 से 20 दिन का टाइम है, तो एक मैंने टाइम फ्रेम नक्की कर लिया। अभी जैसे शादी है तो शादी के लिए टाइम फ्रेम होगा, इस महीने के अंदर किसी का ये एंगेजमेंट हुआ है तो उसके पास मान लो पूरे अगले साल का टाइम है। वैसे टाइम फ्रेम तो नक्की करना पड़ेगा, उसी के बीच में मुहूर्त निकालोगे, ऐसे ओपन मुहूर्त तो कभी निकालोगे नहीं, तो ये टाइम फ्रेम मैंने नक्की कर लिया। चेक द नक्षत्र ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। अब मेरे पास डेट आई, आज की तारीख है अपने पास 16 तो अभी खत्म हो गई, तो मैं 17 से कंसीडर करता हूं, 17 से लेकर समझो 10 जनवरी तक, क्योंकि ये 17 के बाद में ये 14 दिन दिसंबर के और 10 दिन जनवरी के, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने ये 2 ग्रह मेरे लिए फेवरेबल है वो निकाल लिया। अब मेरे पास मान लो टाइम है, आज कल से दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक का टाइम पीरियड है कि उसके बीच में हमें रेमेडीज करनी है। अब मैं क्या करूंगा, नक्षत्र चेक करूंगा, चंद्र जिस ग्रह के नक्षत्र में होता है उस दिन का वो नक्षत्र होता है। अभी जैसे आज देखो ये चंद्र है, किसके नक्षत्र में है,
राहु के नक्षत्र में। तो आज का नक्षत्र कौन हो गया? राहु। और चंद्र हर रोज बदलता है नक्षत्र। जुपिटर, सैटर्न, बुध, मेरे काम का है बुध, बराबर है। तो अब मैं क्या करूंगा, पहले तो सिंपल डेट नोट कर लूंगा। एक मेरे पास डेट आई 19 दिसंबर की। बुध के बाद केतु, फिर शुक्र, यानी 19 के बाद 20 और 21 अंदाज से शुक्र, हाँ 21 में शुक्र। शुक्र के बाद में सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, यानी एक हफ्ता तो मिनिमम निकल गया। सीधा जंप कर दो वीकली। देखो शनि आया, शनि के बाद में आएगा बुध। बुध 29 दिसंबर, बुध के बाद केतु, फिर शुक्र 31 दिसंबर, बराबर। इसी तरीके से आगे भी चेक करूंगा। अब ये 4 दिन मैंने नोट कर लिए। अब 19 दिसंबर को कौन सा है, समझो थर्सडे। 21 तारीख को है सैटरडे, 29 को संडे, 31 को ट्यूसडे। अब इसमें से मैं क्या करूंगा, क्लाइंट के साथ बात करूंगा कौन सा रहेगा कि ये 4 दिन अपने हमें रेमेडीज के लिए मिल रहे हैं, उससे भी पहले मुझे रेमेडीज की जो सारी चीजें लानी है, मान लो मुझे पता है कि वो लाने में 10 दिन निकल जाएंगे, तो 19 से लेकर 29 तक तो मतलब ये 28 तक तो मेरे पास, मेरे खुद के पास ही अवेलेबल नहीं है। तो मैं क्लाइंट को 29 से 31 का ऑप्शन दूंगा। फिर अभी पता है क्रिसमस चल रहा है, वैकेशन चल रहा है, तो क्लाइंट बोलेंगे अभी फिलहाल नहीं हो सकता है, थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी, क्योंकि दोनों का कन्वीनियंस देखना पड़ेगा। तो मैंने 31 तारीख लिया था, 7 जनवरी, 7 जनवरी को वापस ट्यूसडे, 7 के बाद 8 जनवरी, 9 नहीं 8 जनवरी। ये क्यों हुआ, समझ में आया लॉजिक इसका? ऐसा क्यों हुआ? 7 के बाद 8 आ गया, केतु कहां चला गया, गायब हो गया। यहां पर 2-2 दिन का गैप था, ये अचानक 7 के बाद में 8 क्यों आ गया? 2025 में चेंज हो गया सब। बुध के बाद सीधा शुक्र आ गया एक ही दिन में, केतु कहां चला गया? तो रिवर्स जाता है। रिवर्स जाता है तो इधर भी रिवर्स जाना चाहिए, इधर भी रिवर्स जाना चाहिए। कौन खा गया? कि चंद्र का मूड आ गया, सीधा जंप कर दिया, ये बुध में बैठा है, मारो सीधा ठेकड़ा, जाओ शुक्र में, छोड़ दो बीच में केतु। ऐसा नहीं होता, इतना तो पक्का पता है। ठेकड़ा बेड़ा नहीं बोलते। देखो इधर मैंने जानबूझ के ये समझने का पॉइंट है। अब देखो 7 तारीख को मर्क्यूरी है, अभी 7 तारीख को हमने मर्क्यूरी देखा, लेकिन नजर हमारी रहनी चाहिए साथ साथ में समय के ऊपर भी, इसीलिए मैंने इधर खाली डेट लिखा है, टाइम नहीं लिखा है। एक बार डेट डिसाइड होगी फिर टाइम डिसाइड होगा। अब देखो यहाँ पे 4:27 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 4:30 बजे बुध चल रहा है, बुध के अंदर शनि का सबलॉट चल रहा है, 1 घंटा आगे जाएगा तो नक्षत्र चेंज हो जाएगा। देखो हो गया केतु, यानी 7 जनवरी को शाम को 6:30 बजे से केतु चालू हो रहा है, और केतु की महादशा छोटी होती है, तो केतु को नक्षत्र का टाइम पीरियड भी छोटा मिलता है। इसके लिए दूसरे दिन दोपहर तक केतु रहेगा, फिर चेंज हो जाएगा। तो हमने इधर एक एक दिन जंप किया, तो हमारे पास तो 7 और 8 आया, लेकिन 7 तारीख को शाम को 6:30 बजे से लेकर दूसरे दिन सुबह 10:30 11 बजे तक या 2 बजे तक केतु खत्म हो गया उसका नक्षत्र। अब देखो कहां पर खत्म होता है, साढ़े 3 बजे खत्म हो जाएगा। तो अब 8 तारीख को मैं इधर 8 देख के फिर 8 तारीख को सुबह सुबह चला जाऊंगा तो केतु का नक्षत्र है, वैसे नहीं जाना है। फिर 8 तारीख का टाइम निकलेगा कि 8 तारीख को 3:30 के बाद, मैं बहुत बार बोलता हूं ना आपको कि इतने बजे जाना है, दोपहर के 2 बजे के बाद जाना है, इतने बजे से पहले करना है, वो सब टाइम आता है। ये नक्षत्र बीच में घुस गया, शाम को चालू हुआ, दूसरे दिन दोपहर को खत्म हो गया, हमको लगा कि गायब हो गया, वो गायब नहीं होता है कुछ। इस तरीके से आवरली मिनट सब कुछ चेक करना पड़ता है, तब जाके मुहूर्त निकलता है परफेक्ट।
अब मेरे पास ये सारी डेट आ गई। अब चलो क्लाइंट ने कहा कि एक काम करो, 7 जनवरी को ट्यूसडे है, 8 जनवरी को वेडनेसडे है, 31 को तो हमारी पार्टी है, 7 जनवरी का फाइनल करो। 7 जनवरी की डेट फाइनल हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि 7 तारीख को कितने बजे से कितने बजे तक ये नक्षत्र रहने वाला है, पहले मैं वो डिसाइड कर लूंगा। चालू कब हो रहा है मर्क्यूरी, वो पहले मैं चेक करूंगा। अब इसमें भी देखो थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी। 6 तारीख को शाम को ही मर्क्यूरी चालू हो रहा है, अभी रात को 8 बजे तो रेमेडीज करेंगे नहीं, तो मेरे पास सीधा सुबह का ही टाइम आ गया। शुक्रवार अपना 7 जनवरी को मॉर्निंग में अर्लीस्ट चलो 8 बजे किसी के घर पे कर सकते हैं रेमेडी, तो 8 बजे बूथ चल रहा है अभी भी। 7 जनवरी को सुबह 8 बजे बूथ चल रहा है, कब तक चलने वाला है? शाम को 6:27 तक। बराबर है? बराबर है। तो क्या टाइम मिला मुझे? 7 जनवरी 2025 सुबह, हाँ अर्लीस्ट समझो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक अंदाज से PM and AM। अभी बहुत बार समझो हम हमारी टीम के साथ जाते हैं, तो ऑफिस में जो भी काम करते हैं वो टीम के मेंबर्स वो टाइम पे आने चाहिए, सबका वो टाइम पे रेडी होना चाहिए, तो वो भी प्रैक्टिकल भी देखना पड़ता है, वो सारी चीजें देखनी पड़ती है। यहाँ पर हमारे पास मिल गया सुबह 8 बजे से लेकर 6:30 बजे तक का समय। अब क्या कौन सा स्टेप है आगे का? देखो इधर नक्षत्र मैंने ढूंढ लिया, अब मैं जाऊंगा तिथि के ऊपर। अगर उस दिन 14 या अमास होगी या उस दिन ग्रहण होगा तो वो दिन मैं प्रीफर नहीं करूंगा। तो तिथि कैसे चेक करेंगे? वो भी मेरे पास तो अलग अलग सॉफ्टवेयर है, और एक पंचांग भी है मोबाइल के अंदर। अभी से पंचांग रखना शुरू कर दो, नहीं रखा है तो कोई बात नहीं। पंचांग में जाओ सर। पंचांग में 7 तारीख की तिथि देखो। 7 जनवरी मंगलवार को अष्टमी है। गुजराती में आठम कहते हैं, हिंदी में अष्टमी कहते हैं। 7 जनवरी को अष्टमी है, और कौन सी है? उजाले वाली की अंधेरे वाली? सूद है, यानी उजाले वाली। बराबर, शुक्ल पक्ष की है, कृष्ण पक्ष की नहीं है, शुक्ल पक्ष की अष्टमी है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा दिन है, ओवरऑल प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने क्या किया, डेट पता कर लिया, तिथि पता कर ली। अब मैं जाऊंगा किसके ऊपर? उस पर्टिकुलर दिन पे राहु काल कितने बजे है, विजय मुहूर्त कितने बजे है, और साथ ही साथ में चौगड़िया कौन सा, होरा कौन सी। अब उसके ऊपर जाऊंगा मैं। ये पंचांग एक ऐसा डाउनलोड कर लेना, उसके अंदर सब डिटेल मिल जाती है। दुनिया भर की तिथि बीथि सब देखते हो, अगर वो दिन का नक्षत्र नहीं देखते हो तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, समझ लेना। ये मुहूर्त, चौगड़िया एंड होरा। अब मुझे चाहिए 7 जनवरी, ये आ गया 7 जनवरी। अब 7 जनवरी के अंदर अब मैंने कौन सा, अभी मेरे पास टाइम है सुबह 8 से लेकर 6:30 बजे तक का। तो पहले सुबह 8 बजे देखो, उद्वेग है, फिर चल है, तो उसको छोड़ दो। लाभ अमृत अच्छा होता है, तो लाभ मेरे पास है 11:23 से लेकर 12:46 तक।
अब उसी टाइम पे होरा किसकी चल रही है? होरा भी अलग अलग प्लैनेट की होती है। इधर देखो अलग अलग प्लैनेट की होरा है, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि के राहु केतु होरा के अंदर नहीं आते। सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि इतने ग्रहों की होरा चलती है। होरा होती है 1-1 घंटे की अप्रॉक्स, और चौघड़िया होता है हमारा 2.25 घंटे का, बराबर है। अब यहां पे आप देखोगे तो मेरे पास लाभ का स्टार्टिंग है 11:23 से लेकर 12:46 तक। उसी टाइम पे लेकिन 11:23 को होरा कौन सी चल रही है? शनि की होरा चल रही है। तो शनि की होरा को मैं प्रीफर नहीं करूंगा वास्तु के काम के लिए। एक तो मंगल की होरा होगी, वो भूमि का कारक है तो चल सकता है। दूसरा मेरी कुंडली के हिसाब से शुक्र और बुध की होरा चलेगी, क्योंकि शुक्र और बुध मेरे लिए फेवरेबल है, तो मैं अब इसमें देखूंगा। आगे बाद में गुरु है, फिर मंगल की होरा देखो 13:41 को मिल रही है मंगल की होरा, और वो टाइम पे 13:41 को अमृत भी मिल रहा है, बराबर है। 1 बजे से लेकर 11 तो ये मेरे आ गया पहला तो अमृत का टाइम कौन सा है? 12:46 से 14:08 यानी कि 2:08। और मंगल की होरा उसमें है 13:41 से लेकर 14:36, बराबर है। अब ये 14:08 को तो अमृत खत्म हो रहा है, तो मैं 14:08 तो मेरे लिए एंड हो गया, क्योंकि उसके आगे होरा चल रही है लेकिन चौघड़िया खत्म हो रहा है। और ये शुरू कब हो रहा है? 13:41 को। तो कितना मिनट मिल गया? 13:41 से लेकर यानी कि दोपहर को अप्रोक्सीमेटली 1:45 बजे से लेकर 2:08 तक का मुझे मुहूर्त मिल गया। इसमें मैंने तिथि देखी, तारीख देखी, दशा क्या होरा देखी, चौघड़िया देखा। अब देखो इधर ऊपर राहु काल लिखा है, राहु काल के अंदर भी हम वास्तु की रेमेडीज नहीं करते। अच्छा, तो राहु काल भी मैंने निकाल दिया। अब इसमें मुझे एक चीज नहीं मिली, विजय मुहूर्त, क्योंकि 12:33 का अगर मैं लेता हूं तो होरा नहीं मिल रही है, और ये लेने जाता हूं तो विजय मुहूर्त नहीं मिलता है। तो ठीक है, क्योंकि मेरे पास मेरी खुद की कुंडली है, तो मेरे लिए जो फेवरेट विजय मुहूर्त इन जनरल है, बट मेरी खुद की कुंडली की जो पोजीशन है वो पर्टिकुलर मेरे लिए है। तो मेरा कुंडली का जो मुझे प्लैनेट पोजीशन मालूम है, उस हिसाब से अगर ये टाइम के अंदर मैं वास्तु करता हूँ क्लाइंट का, वास्तु के घर की रेमेडीज करता हूँ क्लाइंट के घर की, या वास्तु कंसल्टेशन करता हूँ उनके घर पे जाके, तो ये बेस्ट टाइम पीरियड है मेरे लिए। तो आमतौर पे मैं रेमेडीज के लिए मुहूर्त खास निकालता हूँ। विजिटिंग कंसल्टेशन तो अभी कभी भी जाके करता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना करोगे तब मुहूर्त निकलेगा। तो एक काम तो दिवाली के मुहूर्त देते हैं ना सब लोग, ये दिन पे ये कर दो, वो दिन पे वो कर दो। जिस दिन पे करने बैठे उस दिन का नक्षत्र है, उसमें 8-12 आ रहा है, तो धन की प्राप्ति होगी कि धन चला जाएगा? कौन देखता है? लक्ष्मी पूजन करो, लक्ष्मी पूजन। अरे उस दिन का नक्षत्र तो देखो भाई। सर आप ये बार आपने रील नहीं बनाई थी, मैं लास्ट टाइम सब आपको फॉलो करके किया था, और आपने जो बोला था कुंवारी लड़की को बैठा के पूजा करें, सब वैसा किया। अच्छी बात है, बट अभी हर बार टाइम नहीं मिलता उतना बनाने का। तो कहने का मतलब नक्षत्र, होरा, चौघड़िया वो सब देखना है। लास्ट टाइम मैंने ये 12 राशि के प्रिडिक्शन नहीं किया था, इस बार ये नया ट्राई किया। 12 की 12 राशि, हर 2 दिन पे वीडियो, हर रोज रील, वो नया ट्राई करते रहने का। समझ में आया कैसे निकालते हैं मुहूर्त पर्टिकुलर? अब अगर शादी का मुहूर्त निकालना है तो 4, 9, 11 के बदले क्या देखोगे? 2, 7, 11। 2 साल। और ये सेम प्रोसेस लड़के की कुंडली में और लड़की की कुंडली में करोगे, तब जाके मुहूर्त निकलेगा। सीजेरियन का मुहूर्त भी निकाल सकते हो, बट बहुत सोच समझ के निकालना, क्योंकि आप जो मुहूर्त दो वो टाइम पे डॉक्टर एग्जैक्टली वो चीज करे नहीं करे वो आपकी हाथ में नहीं है, बिना मतलब का आपके सर पे आ जाएगा। बट निकालने का तरीका यही है। सीजेरियन है, बच्चे के रिलेटेड मैटर है, 2, 5, 11 देखेंगे। जिस दिन 2, 5, 11 एक्टिव हो रहा है एकदम स्ट्रांगली, उस दिन सीजेरियन करो। सर्जरी कौन से टाइम पे करनी वो भी मुहूर्त निकाल के दे सकते हैं। सर्जरी से फास्ट रिकवरी होने के लिए क्या देखेंगे? 1, 5,
9 1 5 9 11, क्योंकि 6th हाउस डिजीज का, 5th हाउस उसको रिकवर करेगा, 9th हाउस भाग्य का सपोर्ट, 11th हाउस इच्छा पूर्ति, एंड 1 5 9 11 ये नंबर जिस नक्षत्र पे मिल रहे हैं उस दिन करो सर्जरी। बट अपने टाइम निकाल के दिया, डॉक्टर को बोला ये टाइम के बीच में उधर से कट करना और ये सब करना, तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाने के बाद आपका कंट्रोल ही नहीं है उसने कितने बजे क्या किया। तो ये सब चक्कर में पड़ना मत, बट निकाल सकते हो अगर एकदम कोई क्लोज डॉक्टर है, सब कुछ फॉलो करता है, आपके कंट्रोल में है तो कर सकते हो। पहली पद्धति यही है। गाड़ी लेनी है, क्या करोगे? 4-11, जिस दिन 4-11 एक्टिव हो रहा है उसमें गलती से भी 4-8-12 नहीं आना चाहिए, नहीं तो लाते ही ठोक दोगे गाड़ी। होते हैं ना बहुत लोग, लेने के दिन पे ठोक देते हैं गाड़ी। उस दिन ऐसा 4-8-12 चल रहा होगा तो ठोक देते हैं। उस दिन का 4-11 चाहिए। प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट 3rd हाउस, प्रॉपर्टी 4th हाउस, 11th हाउस, इसमें 4 और 3 तो आना ही चाहिए, कुछ नहीं मिले तो फिर 11 आना चाहिए, एकदम फुल फ्लेज। अब मैंने ये क्यों निकाला सूर्य मंगल, कि मान लो कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जिसमें शुक्र बुध में पॉसिबल ही नहीं है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्लाइंट के लिए पॉसिबल नहीं है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो अल्टरनेट के लिए मैंने ये 2 निकाला। बट जो पर्पस है हमारा, उस दिन उस घर का बेनिफिट तो मिलना ही चाहिए, तो सबसे ज्यादा उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। मैंने आज तक जितनी रेमेडी की है ना, इसके बिना की नहीं है। 4 और 11 और इसके लिए भगवान की कृपा से, माता जी की कृपा से अच्छे से अच्छा रिजल्ट क्लाइंट को मिलता है वास्तु का, और बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली 11 तो इन जनरल है कोई भी चीज के लिए, वो कुछ नहीं मिले तो वो ले लो और क्या, बट साथ में कॉम्बिनेशन वाला घर मिले उसकी मजा अलग है, उसका रिजल्ट अलग है। और दूसरा क्या है कि वो 8 वाला लेना, उससे तो अच्छा है 11 वाला ले लो। किसी के साथ मीटिंग करनी है, वो मीटिंग के अंदर सक्सेसफुल रिजल्ट आए, आपकी फेवर में आए, तो कौन सा नंबर होना चाहिए बोलो? चलो, मीटिंग में 6 नंबर, 6 11। मैं मीटिंग बोल रहा हूँ, कंपटीशन नहीं बोला मैंने, मीटिंग बोला। 3-11 3-11 होगा उस दिन, किसी के भी साथ मीटिंग करोगे आपके फेवर में रिजल्ट आएगा। और ये मैंने प्रैक्टिकल किया है। हम लोग जब जूनियर ऑफिस में थे तो वहां पे उधर के लैंडलॉर्ड के साथ मुझे मीटिंग करना था। मैंने बताया था शायद आपको, पहले नहीं बताया। उधर के लैंडलॉर्ड के साथ मुझे मीटिंग करना था और जगह मेरे फादर के नाम के ऊपर ट्रांसफर करनी थी। अब वो एकदम मतलब एकदम खड़ूस आप कह सकते हो, वैसा उधर का लैंडलॉर्ड है। अब मैंने मुहूर्त देखा, मतलब मुहूर्त देख के जाऊंगा इसके पास, ऐसे नहीं जाऊंगा। तो मैंने मेरी कुंडली के हिसाब से वीनस का मुहूर्त जिस दिन था उस दिन मैं गया। मेरी कुंडली में वीनस 3-11 दिखा रहा है, बराबर है? देखो इधर, नहीं पता है तो देख लो एक बार। 3-11 है, 8 कहीं पर भी नहीं है, बराबर है? तो 3 और 11 जिस दिन था उस दिन मैं गया उनको मिलने। जो काम का किसी दूसरे के पास से उसने 3 लाख लिया था, 5 लाख लिया था, मेरे पास से खाली 50,000 में लेकर मैं ये डील क्लोज करके निकला उनके पास से, क्योंकि उस दिन का नक्षत्र मेरी फेवर में था। 3-11 आपको तो अच्छे से याद है, उस दिन मैं गया था। 3-11 किसी से 2 लाख लिया है, 5 लाख लिया है, लेकिन उस दिन का नक्षत्र मेरी फेवर में था, तो मैंने जैसा बोला वैसा वो मान गया। अभी भी मुझे प्रॉपर्टी के रिलेटेड एक मीटिंग करनी है, वो मैंने सैटरडे को रखी है। क्यों रखी है? देखो सैटरडे को कौन सा नक्षत्र है, खाली अभी तो एकदम सिंपल देख लो पहले। सैटरडे 21 कौन सा है? वीनस है। अब मैंने किसी को बोला नहीं है कि मैंने सैटरडे को क्यों रखा है। मैं सबको ये बोल दो सैटरडे वीकेंड है ना, वीकेंड अच्छा पड़ेगा इसके लिए रखो। लेकिन ये मुझे ही पता है कि उस दिन मेरी फेवर वाला नक्षत्र है, तो मीटिंग में जाऊंगा, बैठूंगा, तो मेरी बात का वजन पड़ेगा, मेरी बात लोग सुनेंगे, मानेंगे, कन्विंस होंगे। 5-6 जन है तो रिजल्ट क्या आएगा वो बात की बात है, लेकिन मेरा जो पहला स्टेप है वो तो मैं एकदम पावरफुल ले लूं। अब मैं वीनस भी ले सकता हूँ, मर्क्यूरी भी ले सकता हूँ, लेकिन मर्क्यूरी ड्यूअलिटी को दिखाता है, तो 2 बार करनी पड़ेगी मीटिंग। ऐसे भी 2-3 बार तो होने ही वाली है, लेकिन वो मैं कोशिश करूंगा 2-3-4 बार जितनी भी बार हो वीनस का ही नक्षत्र में सेट करूं, मेरी फेवर में डिसीजन लेके आऊंगा।
फिर मर्क्यूरी में करनी पड़े तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो 8 नंबर नहीं है, मर्क्यूरी में 3 और 11 है, भले 2 बार जाना पड़े, क्या फर्क पड़ता है। प्रॉपर्टी जितनी बड़ी मैटर है तो 2 बार जाएंगे, लेकिन रिजल्ट तो अपनी फेवर में आए। अब आप जिस दिन कोई घर का टोकन देने के लिए जा रहे हो, देखो अपना नक्षत्र, इस दिन मेरे लिए फेवरेबल है कि नहीं, उस दिन मीटिंग करो। जो लाख 2 लाख 5 लाख जैसी प्रॉपर्टी जैसा चीज, बट फायदा तो करके जाएगा आपको। ये पावर है अपने नक्षत्र को जानने का, समझने का, वो प्रॉपर मुहूर्त निकालने का, ये बेनिफिट है। आपका भी पढ़ाई चालू किया, मुहूर्त देखा था, आपका भी पढ़ाई चालू किया, मुहूर्त देखा था, चल रहा है गाड़ी भगवान की कृपा से। अल्टीमेटली तो भगवान की कृपा है, माता जी की कृपा है, लेकिन चल रही है गाड़ी बराबर। इन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया तभी भी मुहूर्त देखा था, 7 साल टिकी। रिजल्ट है, जो रिजल्ट चाहिए। अभी एज अ स्टाफ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टाफ है 6th हाउस, 11th हाउस इच्छा पूर्ति, तो ऐसे दिन पे मैं उनको बुलाऊंगा। मैंने उनको एक पर्टिकुलर टाइम भी दिया था, ये टाइम पे ऑफिस के अंदर पहला कदम रखना, 5 मिनट पहले आ जाना, बाहर खड़े रहना, और ये टाइम पे एग्जैक्ट अंदर कदम रखना, 6-11। जिस दिन का जो चीज का चाहो मुहूर्त निकाल सकते, बट ऐसा नहीं कि खाली मुहूर्त निकाल लिया तो बस विजय हो गई। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा सब कुछ फेवर में होनी चाहिए तो रिजल्ट और अच्छा मिलता है। अभी ये शुक्र का नक्षत्र जब मेरी शनि की महादशा चल रही थी तभी भी कितनी बार आया था, बट क्या है कि वो महादशा ही वो टाइम पे मेरी इतनी स्ट्रगल वाली थी, जबरदस्त स्ट्रगल थी, तो आता था नक्षत्र, उसका बेनिफिट मिलता था, छोटा मोटा मिलता था। अब मेरी महादशा भी फेवर में है, अंतरदशा भी फेवर में है, तो इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये सब चीज साथ साथ में काम करती ही करती है। चौगड़िया देख लिया हमने, घोड़ा देख ली, और ऑलवेज फाइंड द मुहूर्त ऑफ 15-20 मिनट्स। हमेशा 15-20 मिनट का ऐसे समय निकालो। आप चाहो तो एग्जैक्ट 1 मिनट भी निकाल सकते हो, लेकिन वो 1 मिनट में बहुत सारी चीजें होती है, वो हुआ नहीं हुआ, फिर मन के अंदर शंका, वहम, बहुत सारी चीज आ जाती है। ऐसे 15-20 मिनट का निकालो। अभी जो हम लास्ट सैटरडे को गए थे क्लाइंट के पास, बोला था, क्या बोला था, 11:10 से लेकर 11:38, ये टाइम पीरियड दिया था मैंने उनको। टेंशन नहीं, एकदम पॉइंट भी निकाल सकते हो, वे एग्जैक्ट 11:19 पे होना चाहिए, वो भी निकाल सकते, लेकिन वो फॉलो कितना होगा, प्रैक्टिकल भी तो रहना पड़ेगा ना। यहाँ से पहुंचोगे, शायद रास्ते में लेट हो गए। रास्ते में तो लेट वाला सवाल ही नहीं है, जिंदगी में आज तक मेरा लेट नहीं, आपकी बात बराबर है, लेकिन खास ध्यान रखना। चलो आपने बात निकाला है, जब आप ऐसा कोई मुहूर्त निकालते हो, घर से आधा घंटा जल्दी निकलो, क्योंकि अगर वहां पर हम लेट होते हैं तो वो क्लाइंट के मन में एक नेगेटिव इफेक्ट जाता है। उस दिन का मुहूर्त अगर गलती से भी मिस हो गया तो उसकी एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्लाइंट के ऊपर जाती है, हमारे बारे में। तो वो तो छोड़ ही दो, आधा घंटा 1 घंटा उधर जाके पहले जाके बैठ जाओ, उधर पहुंच जाओ, वो दैट इज नॉट द एक्सक्यूज, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन मान लो वही टाइम पे क्लाइंट के ऑफिस में कोई आ गया, कुछ भी हो सकता है ना वो पर्टिकुलर मिनट, हाँ, लेकिन 15-20 मिनट है तो एडजस्ट कर सकते हैं। क्लाइंट को भी बोल सकते हैं, सर अब ये मुहूर्त का टाइम 15 मिनट का, अब ये टाइम के बाद करो, ऐसा आपके पास कुछ मार्जिन रहेगा। लेट नाम का वर्ड मेरी जिंदगी में आज तक आया नहीं है। जो क्लाइंट के पास जाना है ऑलवेज बिफोर टाइम, ऑलवेज। इतनी मीटिंग्स मैंने इंश्योरेंस में की, इतने मैंने वास्तु किए, ऑलवेज बिफोर टाइम। इन केस ऑफ मुहूर्त फॉर मैरिज यही चीज हमें दोनों की कुंडली में चेक करने पड़ेंगे। अब ये पॉइंट कंप्लीट करके फिर इसको आपको रिकैप भी करवा लेता हूं। अभी कौन से गॉड की मैं पूजा करूं तो मुझे फायदा होगा, तो 11th हाउस होता है विश फुलफिलमेंट का, तो इसमें 2-3 चीज कर सकते हैं। 11th हाउस में जो राशि है उसके लॉर्ड को पकड़ सकते हैं, या फिर 11th हाउस में जो प्लैनेट बैठा है उसके लॉर्ड को हम पकड़ सकते हैं। अगर ये कुछ नहीं मिले तो 11th कस्पल सबलॉर्ड जो राशि में बैठा है उस देव को हम पकड़ सकते हैं। अब यहां पे अगर आपकी कुंडली में, अब मैं एग्जांपल से ही समझाता हूं, इसमें 11th हाउस के अंदर राशि तो हम राशि चार्ट से देखेंगे। 11th हाउस में कोई प्लैनेट तो बैठा नहीं है, राशि कौन सी है, वीनस की, तो मैं वीनस की पूजा अर्चना कर सकता हूं। उससे कनेक्टेड देव कौन है, 7 नंबर तुला राशि,
लक्ष्मी देवी। ऊपर लक्ष्मी देवी की मूर्ति है हमारे मंदिर में, मेरे घर पे भी सेम लक्ष्मी देवी जी की मूर्ति है, सेम मूर्ति। ये सब अपना देख के बैठने का पहले, फिर दूसरों का देखने के लिए जाने का। तो ये चीज मैं करता हूं। ये गौर कुंडली लेते हैं। इलेवेंथ हाउस शनि खाली है, हाउस खाली है और राशि शनि की है। शिव भगवान। शिव, देखो पहला तो 11th हाउस में राहु है, तो आप इनको कंसिडर कर सकते हो। पहला पॉइंट, भावचलित चार्ट में शुक्र की राशि, सॉरी भावचलित में 11th हाउस में राहु बैठा है और राशि चार्ट के अंदर शुक्र की राशि है। लेकिन हमारा रूल क्या है कि अगर वो घर में कोई बैठा है तो पहले उसको पकड़ेंगे, क्योंकि जो प्लैनेट जो घर में बैठता है उसके रिजल्ट देता है, पावरफुली देता है। तो आपके 11th हाउस में राहु है, दुर्गा जी की, माँ दुर्गा की पूजा जितनी ज्यादा करोगे उतनी आपकी इच्छा पूर्ति होगी। और आपकी तो आने वाले समय में राहु की महादशा भी आने वाली है, तो राहु की महादशा में तो ये काम अवश्य करना। महादशा को देख के भी आप सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि राहु 11th में है, वो इन जनरल है। कोई भी प्लैनेट एक साथ में 3 प्लैनेट हमारी कुंडली में सबसे ज्यादा पावरफुल एक्टिव होते हैं, महादशा का, अंतरदशा का, प्रत्यंतर दशा का। बाकी तो 9 के 9 प्लैनेट हर एक की कुंडली में होते हैं, लेकिन वो चलते रहते थे। ये 3 की इफेक्ट हमें सबसे ज्यादा होती है। तो अभी जैसे अभी मंगल की महादशा चल रही है, लेकिन आगे चल के राहु की आएगी और आप चाहो विश फुलफिलमेंट, इच्छा पूर्ति, तो माँ दुर्गा की पूजी जितनी ज्यादा पूजा करोगे उतना आपको बेनिफिट होगा। आया समझ में? अब अगर कोई जैन क्लाइंट आपके पास आता है तो सूर्य में क्या कहोगे उनको? पद्म प्रभु स्वामी की पूजा करो। पूजा कर सकते हो, उनका पक्षाल कर सकते हो, उनकी माला गिन सकते हो, नौकर वाली जिसको बोलते हैं वो कर सकते हो। मून आया तो चंद्र प्रभु, मार्स आया तो वासु पूज्य, मर्क्यूरी आया तो शांतिनाथ, जुपिटर आया तो ऋषभ देव, वीनस आया तो सुविधिनाथ, सैटर्न है तो मुनीसुरत स्वामी, राहु है तो नेमिनाथ एंड केतु है तो पार्श्वनाथ। अब देखो कभी कभी ऐसा होगा कि कुंडली के अंदर 11th हाउस में 3-4 प्लैनेट बैठे हैं, तो 99% तो ऐसा व्यक्ति आपके पास आएगा नहीं, क्योंकि हर एक प्लैनेट इच्छा पूर्ति से कनेक्टेड है, तो ओवरऑल उसकी कहीं ना कहीं तो इच्छा पूर्ति होने ही वाली है। लेकिन फिर भी कोई आ गया एक आधा प्लैनेट, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति आ गया, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? 11th कस्पल सबलॉर्ड को देख सकते हैं। 11th कस्पल सबलॉर्ड है मार्स, ये कुंडली के अंदर, और मार्स कौन सी राशि में बैठा है वो चेक करो। मार्स बैठा है कर्क राशि में, कर्क राशि का मालिक हो गया चंद्र, तो चंद्र से जुड़ी हुई रेमेडीज आप कर सकते हो। मतलब चंद्र से जुड़े हुए देवता कौन है? कर्क। कृष्ण भगवान की ज्यादा से ज्यादा पूजा भक्ति कर सकते हो, तो आपकी ओवरऑल विश फुलफिलमेंट होगी, ओवरऑल इच्छा पूर्ति होगी। खाली है तो कोई चिंता नहीं है, एक प्लैनेट बैठा है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2-3 प्लैनेट बैठे और कंफ्यूजन में है तो ये भी तरीका यूज कर सकते हो। और 2 प्लैनेट बैठे और दोनों की करनी है तो भी कर सकते हो। अल्टीमेटली तो भगवान की पूजा ही करनी है ना, इसमें सारे देवी देवता है, तो नुकसान तो किधर होने वाला है ही नहीं इसमें। हाँ, दोनों देव की पूजा करने के लिए थोड़ा टाइम ज्यादा निकालना पड़ेगा, या जो टाइम आपके पास है उसमें दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, दोनों की पूजा के लिए टाइम को डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब माला गिने या मतलब जाके पक्षाल वगैरह वही करना जरूरी है क्या? मंदिर देखो माला करोगे वो स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, अपने खुद के मन के लिए। मंत्र का सबसे ज्यादा, सबसे इम्पैक्टफुल, सबसे पावरफुल असर अपने मन के ऊपर होता है, नाम ही है उसका मंत्र। तो इसके लिए मंत्र जितना करोगे, माला करोगे, वो आपकी माइंड के रिलीफ के लिए, माइंड की शांति के लिए और माइंड से कनेक्टिविटी के लिए। बट जैसे क्रिया के रूप में हमें कोई काम करना है तो फिर देरासर जाना, पक्षाल करना। अभी ये कृष्ण है, कृष्ण भगवान यहाँ पर लिखा है बराबर, तो ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः एक मंत्र है, कहीं जाना जाना नहीं है, कुछ नहीं है, तो घर पे बैठे बैठे करते रहो। लेकिन आप बाहर जाके कृष्ण भगवान के मंदिर में भी जा सकते हो, उनको फूल भी अर्पण कर सकते हो, उनकी जितनी ज्यादा हो सके उतनी पूजा भक्ति कर सकते हो।
नहीं अभी ये जो 11th हाउस में आया ना, अभी समझो मुझे शिव आया या मुनीश व्रत आया, तो मतलब जाके करना है कि घर पे बैठ के करना है, ऐसा है? जाके करोगे वो सबसे हाँ, बेस्ट बस है। वो पूछ रही हूँ। सबसे पहली प्रायोरिटी जाके करना है। मंदिर। देरासर या मंदिर में जाके करना वो सबसे पहली प्रायोरिटी है, उसका रिजल्ट ज्यादा मिलता है। लेकिन हर एक के लिए अगर वो पॉसिबल, खाली अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस है, ऐसा कुछ है, तो फिर घर पे भी आप कर सकते हो। जैसे कोई ओल्ड एज वाला आया, नहीं है पैर में हाँ। प्रॉब्लम है, तकलीफ है, तो भाई घर पे बैठ के करो। लेकिन यंग है, अच्छा खासा है, तो उसको टाइम निकालने में इतना भी प्रॉब्लम आएगा तो इच्छा पूर्ति कहाँ से होगी? यंग है तो उसको जाने के लिए ही सजेस्ट करना है।